फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 271 शपथों की रोमांटिक रात। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 271 शपथ की रोमांटिक रात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात का खाना खाने के बाद परिवार में लगभग 4 घंटे तक बातचीत हुई। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे और एक दूसरे से बात की। वॉटसन, आदित्य, लियो और एडम अधिक गंभीर बातचीत कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय खेती, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर घूम रहा था। ज्यादातर आदित्य और एडम ही इन विषयों पर बात करते थे, जबकि वॉटसन और लियो कभी कभी अपनी राय देते थे। लियो ज्यादातर सुनता था क्योंकि उसे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्लारा, सोफिया, जूलिया, रिया और एलिसिया नामक लड़कियों ने बिल्कुल अलग अलग चीजों के बारे में बात की। उनकी चर्चा का विषय बहुत ही बेतरतीब था। सबसे पहले सोफिया ने लड़कियों से संपर्क किया। उसने विषय की शुरुआत ऐसी चीज से की जिससे दुनिया की हर लड़की की दिलचस्पी बढ़ जाए। ये सौंदर्य उत्पादों का विषय था। बातचीत करते हुए सोफिया ने क्लारा, एलिसिया और रिया के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जाना। जहां तक छोटे जैक की बात है, वह बहुत पहले ही सोच चुका था। यहां आने से पहले एडम जैक को प्रशिक्षित कर रहा था। ऐसा लगता है कि आज एडम जैक के साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। नतीजतन जैक बहुत थक गया था। रात का खाना खाने के बाद छोटे लड़के में पूरे ड्रैगन पैलेस का पता लगाने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वॉटसन उसे एक अतिथि कक्ष में ले गया और उसे वहां सोने दिया। आंटी, मुझे यकीन है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलें तो आप और मेरी माँ तुरंत दोस्त बन जाएंगी। सोफिया से बात करने के बाद एलिसिया को एहसास हुआ कि सोफिया और उसकी माँ बियांका दोनों का चरित्र और व्यक्तित्व एक जैसा है। एलिसिया को अपनी माँ और जूलिया की माँ के बीच कई समानताएं मिल सकती हैं। मैं भी एक दिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार से मिलना चाहूंगी। सोफिया धन की देवी की माँ से मिलना चाहती है। ठीक है सब लोग, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। हालांकि यहाँ सभी साधक थे और सामान्य मनुष्य की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी सोना उनकी आदत बन गई थी। सभी के लिए कई दिनों तक बिना सोए रहना कोई समस्या नहीं होगी। आदम और आदित्य जैसे शक्तिशाली साधक महीनों तक भी बिना सोए रह सकते हैं, लेकिन वे दोनों रात में सोना पसंद करते थे क्योंकि वे नश्वर के रूप में जन्म लेने के बाद से ही ऐसा करते आ रहे हैं। हर महान साधक नश्वर के रूप में जन्म लेता है और जब वे अपनी साधना शुरू करते हैं तो वे अमर होने की दिशा में अपना पहला कदम उठाते हैं। लेकिन अमर होने के बाद भी कुछ दिनचर्याएं जो वे नश्वर के रूप में करते थे उनके साथ बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए नहाना और खाना। 5वें क्रम के साधक को खाने या नहाने की जरूरत नहीं होती। अगर 5वें क्रम का साधक कुछ सालों तक न खाए या न सोए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। उस साधक को भूख नहीं लगेगी और न ही बदबू आएगी। लेकिन हर 5वें क्रम का साधक दिन में 3 बार खाना खाता है और नियमित रूप से नहाता भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना, नहाना और सोना ऐसी आदतें बन गई हैं जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते। लड़कियों, हम कल अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। सोफिया और एडम कम से कम 1 सप्ताह तक रहने की योजना बना रहे थे। 3 लोगों का परिवार छुट्टी पर था। सोफिया चाहती थी कि एडम यहाँ कुछ खाली समय बिताए और चिंतामुक्त रहे। अगले 7 दिनों तक सोफिया लगभग हर पल और हर मिनट अपनी बेटी के जीवन और उसके साथ रहने वाले लोगों के बारे में जानने में बिताने वाली है। चूंकि उसकी पत्नी ने उसे रुकने के लिए कहा था, एडम ने बातचीत खत्म करने का फैसला किया। हालांकि ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में वह आदित्य से बात करना चाहता था। एडम को लगा कि वह कई घंटों तक कई चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। आदित्य से बात करना वाकई मददगार था। आदित्य बहुत छोटा था, फिर भी एडम उससे बहुत सी बातें सीख सकता था। पिताजी, कल अगर आपके पास समय हो तो हम कहीं घूमने चलें। तुम कहाँ जाना चाहते हो? एडम ने उलझन भरी नज़र से पूछा। ये दक्षिणी क्षेत्र में एक जगह है। यह स्टारिन साम्राज्य की सीमाओं के किनारे स्थित है। मैं वहाँ अकेले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ तो यह ज़्यादा मज़ेदार होगा। ज़रूर, मैंने भी एक दिन दक्षिणी क्षेत्र में जाने की योजना बनाई थी। मुझे दक्षिणी क्षेत्र में आपके इलाके को देखना अच्छा लगेगा। आदित्य ने सिर हिलाया। वाटसन एडम और सोफिया को जैक के कमरे के बगल वाले बेडरूम में ले गया। ड्रैगन पैलेस में सैकड़ों बेडरूम थे। ज़्यादातर बेडरूम खाली पड़े थे और धूल जमा कर रहे थे। नौकरानियों को सभी बेडरूम साफ करने में काफ़ी समय लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोफिया और एडम के चले जाने के बाद लियो अपनी छोटी बहन को उसके बेडरूम में ले गया। अब केवल रिया, एलिसिया, जूलिया और आदित्य ही बचे थे। जूलिया सबसे पहले चली गई क्योंकि उसे डर था कि एलिसिया या रिया उसे चिढ़ाएंगे। जब भी वे अकेले होते तो वे जूलिया को चिढ़ाने का मौका नहीं गंवाते थे। कल के लिए तुम लड़कियों की कोई योजना है? आदित्य ने पूछा। हाँ, हम जूलिया की माँ के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। कल का दिन हमारे लिए बहुत लंबा होने वाला है। अजीब बात यह है कि एलिसिया और रिया दोनों ही शॉपिंग को लेकर बहुत उत्साहित दिख रही थीं। चाहे कोई भी दुनिया हो, हर दुनिया की लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। ठीक है, मौज मस्ती करो। शुभ रात्रि। लीव देखकर रिया ने थोड़ा उदास होकर आह भरी।
2.5 महीने बाद भी उसे जूलिया से जलन होती है, लेकिन इतनी नहीं कि वह अपनी बहन को कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं भी सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। ये कहते हुए एलिसिया जाने के लिए मुड़ी। राजकुमारी थोड़ी निराश थी। भले ही आदित्य ने उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और हर दिन आदित्य और जूलिया को फ्लर्ट करते हुए देखकर एलिसिया भी चाहती थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह उसके साथ भी ऐसा ही करे। क्लिक करें। देवी निराश होकर अपने शयन कक्ष में चली गईं। अगले ही पल एलिसिया के प्रतिक्रिया करने से पहले 2 मजबूत जोड़ों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमारी ने पाया कि उसका चेहरा किसी के सीने में दबा हुआ है। उसके शरीर की खुशबू से वह पहचान पाई कि यह आदमी कौन था। यह महसूस करते ही देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एलिसिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस पल का आनंद लिया। अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि समय रुक जाए ताकि वह हमेशा ऐसे ही उसे थामे रह सके। उसके दिल की धड़कन सुनना, उसकी मजबूत बाहों में जकड़े रहना, उसकी खुशबू को महसूस करना जो किसी कारण से उसके लिए बहुत ही नशीली थी, और उसके सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए उसके दिल की धड़कन सुनना इस दुनिया का सबसे अच्छा एहसास था। एक पल के लिए एलिसिया स्वार्थी बनना चाहती थी और आदित्य को अपने पास रखना चाहती थी। अभी उसे गले लगाना देवी के लिए सबसे संतोषजनक बात थी। कड़ी मेहनत के एक लंबे दिन के बाद देवी ने अपने शरीर और अपनी आध्यात्मिकता को रिचार्ज करने के लिए उसके गले लगने को एक पुरस्कार के रूप में लिया। ये कहना झूठ होगा कि आदित्य ने उसे अनदेखा किया है। उसने हमेशा एलिसिया पर अपना ध्यान दिया और उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना सुनिश्चित किया। आदित्य ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। वह महसूस कर सकता था कि उसका कोमल शरीर उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था। आदित्य ने अपनी ताकत को नियंत्रित किया और एलिसिया को बहुत कसकर गले नहीं लगाया। अन्यथा भले ही उसकी शारीरिक शक्ति कितनी भी भयावह क्यों न हो, वह अपनी पत्नी को चोट पहुंचा सकता था। एलिसिया और आदित्य दोनों ही तीसरे क्रम के मध्य के साधक थे, लेकिन उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। आदित्य एक ड्रैगन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके आंकड़े उसके साधना क्रम के साधकों की तुलना में बहुत अधिक थे। इसके अलावा ड्रैगन पैलेस में रहने से उसके आधार आंकड़े 150% तक बढ़ गए। एलिसिया एक बार फिर मुस्कुराई जब उसने महसूस किया कि वह उसे थपथपा रहा है। इस तरह की छोटी सी हरकत ने उसे वाकई छू लिया और उसे बहुत खुशी हुई। वह ये भी महसूस कर सकती थी कि वह उसे कितनी कोमलता से पकड़ रहा था। वह उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे वह पूरी दुनिया में सबसे नाजुक चीज़ हो। तुम अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गए? 5 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप गले मिलने के बाद एलिसिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने अपना सिर उठाया और आदित्य के चेहरे पर नजर डाली। उसकी कोमल छाती अभी भी उसके शरीर से सटी हुई थी। प्यार की भावनाएं और किसी के शरीर को सहलाने की इच्छा, ये पूरी तरह से शुद्ध और स्वस्थ भावनाएं हैं। एलिसिया को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह ये सब उस आदमी के साथ कर रही थी जिससे वह प्यार करती थी। एलिसिया कभी यह नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ गले लगाने से आगे जाना चाहती थी। वह अगले चरण पर जाना चाहती थी, लेकिन अनुभवहीन देवी पूछने में बहुत शर्मीली थी। उसे आदित्य द्वारा चिढ़ाए जाने का डर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अंदाजा लगाओ, आदित्य ने चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। उसने अपनी बाहें उसकी मुलायम और पतली कमर पर रख दी थीं। एलिसिया ने मुंह बनाया जिससे वह और भी प्यारी और मनमोहक लग रही थी। उसका चेहरा देखकर आदित्य अपनी इच्छा को रोक नहीं सका और देवी के गाल पर चुटकी काट ली। एलिसिया ने धीरे से आदित्य के हाथ को थपथपाया जिससे उसके गाल पर चुटकी लग गई थी। जब देवी एक छोटी बच्ची थी तब भी उसे यह पसंद नहीं था जब लोग या उसके अपने परिवार के सदस्य उसके गाल पर चुटकी लेते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ, हालांकि उसे इससे बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, लेकिन वह उसके द्वारा चिढ़ाए जाने को तैयार नहीं थी। हाँ, अब शांत हो जाओ मेरी छोटी सी बिल्ली, ये सिर्फ एक हानिरहित चुटकी है। आदित्य ने फिर से उसके गाल पर चुटकी लेने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य का हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि उसने पाया कि एलिसिया उसके दोनों गालों पर चुटकी ले रही है। हाँ, ये कैसे? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे अपने शरीर के और भी करीब खींच लिया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस दीं। एलिसिया थोड़ी शर्मा गई क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि उसकी छाती उसके कठोर शरीर के खिलाफ मजबूती से दब रही थी। आदित्य ने अपना सिर उसके दाहिने कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, राजकुमारी, अगर तुम मुझे इतना छूती हो तो मुझे कहीं और क्यों नहीं ले जाती? मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां उसकी कमर के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया जिससे वह कांप उठी और उसके चेहरे पर लाली और भी बढ़ गई। राजकुमारी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके विचार नियंत्रण से बाहर हो गए। उसका दिमाग गड़बड़ा गया। उसका शरीर उसके स्पर्श के लिए तरसने लगा। ये देखकर आदित्य अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने आगे बढ़कर उसके दाहिने कान के एक छोटे से हिस्से को धीरे से काट लिया। इस बार देवी का पूरा शरीर कांप उठा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके दिल की भावनाएं उसके शरीर में गूंज उठीं और उसने आदित्य को इस तरह मजबूती से पकड़ लिया मानो उसे कभी भी गले लगाना बंद करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात इतनी उत्तेजक हो सकती है। उसके नाजुक दाहिने कान पर उसका काटना एक चिंगारी बन गया जिसने उसके अंदर की मजबूत और गहरी भावनाओं को आग में डाल दिया।
दोनों ने एक दूसरे को देखा। आदित्य देख सकता था कि उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, उसके गाल लाल हो गए थे। वह हाँफ रही थी लेकिन उसकी आंखें इच्छाओं से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि देवी और चाहती थी। वह चाहती थी कि यह रात एक लंबी रात हो। वह चाहती थी कि यह रात उनके पहले मिलन की रात बने। विशाल तारों वाले आकाश के नीचे वह इस कमरे में हमेशा के लिए उसकी हो जाना चाहती थी। उसके दिल में भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि आदित्य के लिए आज रात उसके आकर्षण का विरोध करना बेहद मुश्किल था। लेकिन आदित्य जानता था कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता। अपनी पत्नी के साथ पहला अनुभव खास होना चाहिए। उसकी कौमार्य भंग करने से पहले वह उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी जान और आत्मा से तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ प्रकृति मेरे विचारों को सुने और साक्षी बने, क्योंकि मैं इस महिला की हमेशा रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी दुख के आंसू नहीं बहाने दूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही तुम मुझे छोड़ना चाहो, मैं तुम्हें कभी भी खुद को छोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करती हूँ। तुम इस जीवन में मेरे एकमात्र पुरुष और मेरे एकमात्र पति हो, और मेरे अगले जन्म में भी अगर पुनर्जन्म होता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। माँ प्रकृति मेरे विचारों को सुने और साक्षी बने, क्योंकि मैं समय के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ चलने की शपथ लेती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही दुनिया चलना बंद कर दे। मैं तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श पत्नी बनने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही मैं मर जाऊं, मैं चाहती हूं कि तुम और केवल तुम मेरे अगले जन्म और उसके बाद के जीवन में मेरे पति के रूप में रहो। आज रात दो दिल आखिरकार हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा एक दूसरे के साथ रहने और हमेशा एक दूसरे से प्यार करने की उनकी कसमों के गवाह थे। आज रात दोनों की आत्माओं के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। आज रात कसमों की रात थी। ये वादों की एक खूबसूरत रात थी, और यह वादों की रात थी। आदित्य ने अब और इंतजार नहीं किया, न ही एलिसिया ने। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक सेकंड बाद दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराए। उनका चुंबन उनके वादों पर मुहर था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 272 5 घंटे का व्यायाम। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 272 5 घंटे व्यायाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच कीमिया की देवी बिस्तर पर लेटी हुई आदित्य का इंतजार कर रही थी। जब से आदित्य ने उसे पहली बार लिया था, तब से वे दोनों एक साथ सोने लगे हैं। पहले तो जूलिया इस पूरी बात को लेकर बहुत शर्मीली और शर्मिंदा थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। हर रात आदित्य के साथ कुछ रात की गतिविधियां करना और फिर उसकी बाहों में लेटकर सो जाना उसकी आदत बन गई थी। उसकी बाहों में सोना पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एहसास था, और बाकी रातों की तरह ही जूलिया आदित्य का इंतजार कर रही थी। हालांकि वह हमेशा इनकार करती है, लेकिन उसे आदित्य के साथ ऐसा करना बहुत पसंद है। हर रात ड्रैगन सम्राट उसे पूरी तरह थका देता था। उनके कमरे में प्रवेश करने के बाद देवी ने सबसे पहले जल्दी से स्नान किया। फिर उसने अपने कपड़े बदले और कुछ हद तक सेक्सी कपड़े पहने। उसने जो नाइट गाउन पहना था वह गहरे बैंगनी रंग का था। नाइट गाउन उसके कर्व्स को गले लगाता था और आदित्य के सामने उसके कर्व्स को पूरी तरह से प्रकट करता था। नाइट गाउन ने उसकी जांघों और उसके क्लीवेज को पूरी तरह से उजागर किया। आदित्य चाहता था कि जूलिया इसे पहने। पहले तो जूलिया ने असहमति जताई, क्योंकि उसे लगा कि अगर कोई उसे उस ड्रेस में देख लेगा तो वह शर्म से मर जाएगी। सौभाग्य से आदित्य अंत में उसे मनाने में कामयाब रहा। सुबह देवी सबसे पहले शौचालय में जाती और अपना नाइट गाउन बदलती। आदित्य के अलावा पूरे ड्रैगन पैलेस में किसी ने भी उन्हें नाइट गाउन में नहीं देखा। वह कहाँ है? जूलिया को आए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। आदित्य का इंतजार करते हुए देवी थोड़ी अधीर हो रही थी। बिना अनुमान लगाए जूलिया बता सकती है कि आदित्य रिया या एलिसिया में से किसी से बात कर रहा होगा। हर रात आदित्य अपना कुछ समय दोनों देवियों को देता था। पिछले कुछ महीनों से जूलिया कुछ सोच रही थी। उसने इस मामले में अपनी माँ से भी बात की। जिस दिन आदित्य पूरी तरह बदल गया, जिस दिन उसने नशे की लत छोड़ दी और जिस दिन उसने स्टारिन साम्राज्य को बदलना शुरू किया, जूलिया को पता था कि भविष्य में उसकी कई पत्नियां होंगी। उस समय उसने स्पष्ट रूप से खुद को उसकी पत्नी बनने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन 1 या 2 महीने के भीतर वह उसे अपने प्यार में डालने में कामयाब हो गया। इस लड़के को खूबसूरत महिलाओं के साथ बहुत किस्मत मिलती है। कभी कभी जूलिया को आश्चर्य होता था कि आदित्य इतना सुंदर क्यों है और लगभग हर चीज़ में इतना अच्छा क्यों है। ये लड़का एक चुंबक की तरह था जो लड़कियों को बाएं, दाएं, पीछे और सामने से अपनी ओर आकर्षित करता था। जूलिया को जलन होती थी जब आदित्य लड़कियों से घिरा होता था। कौन सी लड़की उसकी स्थिति में जलन महसूस नहीं करेगी? लेकिन जूलिया जानती थी कि इस तरह के जुनूनी विचार उसे दूसरी देवियों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती।
वास्तव में कई बार देवी को उसकी सुंदरता पर भी संदेह होता था। उसे ये भी संदेह था कि आदित्य रिया और एलिसिया को उससे ज़्यादा पसंद करता है या नहीं। रिया बहुत सुंदर थी और बहुत परिपक्व भी। एलिसिया बहुत आकर्षक थी और एक राजकुमारी थी, जबकि जूलिया सिर्फ एक ड्यूक की बेटी थी और दोनों देवियों की तुलना में उसे लगा कि उसका आकर्षण कम है। सौभाग्य से अपनी माँ से बात करने से उसे वास्तव में मदद मिली। सोफिया ने अपनी बेटी को यह समझने में मदद की कि हर देवी की अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती हैं। साथ ही आदित्य के कार्यों ने हमेशा उसे सुरक्षित रखा है। चाहे वे कहीं भी हो या किसी भी स्थिति में हो, वह हमेशा उन तीनों के साथ समान व्यवहार करता था। सोफिया ने जूलिया को स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए जो उत्तर दिया वह है दूरी कम करना और बहनें बनना। रिया, एलिसिया और जूलिया में से कोई भी पहले एक दूसरे से नहीं मिली थी। वे पूरी तरह से अजनबी थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे तीनों एक दूसरे से आदित्य के कारण ही मिले थे। जब आदित्य उनके साथ नहीं होता तो जूलिया अपना खाली समय रिया और एलिसिया के साथ बिताती है। रिया और एलिसिया भी ऐसा ही करती हैं। नतीजतन उन तीनों के बीच अब अच्छे संबंध हैं। प्रत्येक लड़की कुछ क्षेत्रों में कमज़ोर थी जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट थी। 10 मिनट बाद आदित्य अपने बेडरूम में टेलीपोर्ट हो गया। उसका चेहरा देखकर जूलिया समझ गई कि कुछ हुआ होगा। हालांकि वह नाराज़ नहीं हुई। एलिसिया और रिया दोनों ही उसकी होने वाली पत्नियां थीं और उसका ध्यान पाने की हकदार थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कहाँ थे? जूलिया ने पूछा। जब आदित्य दूर था, देवी ने एक किताब पढ़ना शुरू किया जो एक प्रसिद्ध कीमियागर गुरु द्वारा अपने जीवन के अंत में लिखी गई थी। ये किताब एक कीमियागर के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन से भरी थी। मैं एलिसिया के साथ था। आदित्य के पास ये छिपाने का कोई कारण नहीं था कि वह कहाँ था। ऐसा नहीं था कि वह उसे धोखा दे रहा था। वे दोनों उसकी मंगेतर थीं। जवाब देने के बाद ड्रैगन सम्राट जूलिया के बगल में बैठ गया। इतने सारे चुंबन और आलिंगन के बाद आदित्य को अपनी सारी भावनाएं बाहर निकालनी पड़ीं, अन्यथा वह सो नहीं पाएगा। पत्नी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? आदित्य ने जूलिया को उसे अनदेखा करते हुए और एक पुरानी किताब पढ़ते हुए देखकर पूछा। जूलिया को जलन नहीं हो रही थी, बल्कि वह शर्मिंदा थी क्योंकि वह जानती थी कि वे ऐसा करने वाले हैं। जूलिया ने किताब बंद की और आदित्य की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? उसने तटस्थ स्वर में पूछा। उसने आदित्य पर गुस्सा होने का नाटक किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कामों के जरिए उसके लिए अपनी भावनाएं दिखाने का फैसला किया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि जूलिया कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वह किताब जो वह पढ़ रही थी उससे छीन ली गई। उसने किताब को बिस्तर के पास टेबल पर रख दिया। तुमने मेरी किताब क्यों ली? मैं तो पढ़ना जारी रखना चाहती थी। जूलिया ने गुस्से से पूछा। लगता है मेरी पत्नी मुझसे फिर झूठ बोल रही है। चूंकि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है, इसलिए उसका पति होने के नाते मुझे उसे सजा देनी चाहिए। ये कहते हुए उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। जूलिया ने संघर्ष करने या दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से आदित्य पर हावी नहीं हो सकी। जूलिया ने खुद को आदित्य के नीचे पाया, ठीक उसी दिन की तरह जब उसने उसका कौमार्य छीना था। उसके दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर उसके दाहिने हाथ से बंधे हुए थे। मुझे जाने दो। वास्तव में देवी बहुत शर्मिंदा थी। हर रात जब तक आदित्य पहल नहीं करता, देवी कभी नहीं पूछती या रात की गतिविधियों के बारे में संकेत भी नहीं देती। और अब भी वह झूठ बोल रही थी क्योंकि वह पहल करने में बहुत शर्मिंदा थी। 1 महीने तक उसके साथ सोने के बाद भी अगर लाइट जलती रही तो देवी कभी कपड़े नहीं उतारती। वह ऐसे मामलों में बहुत शर्मीली थी। लेकिन एक बार जब वे ऐसा करना शुरू करते हैं तो देवी का चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। वह और भी बोल्ड हो जाती है। खासकर उसकी कराहें बहुत तेज हो जाती हैं। अगर आदित्य ने उनके बेडरूम में ध्वनि छिपाने वाला अवरोध नहीं लगाया होता तो उसे यकीन था कि उसकी आवाज़ ड्रैगन महल में हर जगह सुनी जाएगी। अपने बाएं हाथ से उसने उसके एक निप्पल को दबाया, जिससे वह जोर से कराह उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसकी कराह निकली, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह उसे घूरने लगी। तुम्हारा शरीर वाकई बहुत ईमानदार है। आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। नहीं, रुको। देवी की विनती को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। अगले 4 से 5 घंटों तक आदित्य और जूलिया एक गर्म भाप से भरे रात के सत्र में लगे रहे। पिछली रात के सत्रों की तुलना में ये सत्र अधिक समय तक चला। अंत में देवी की सहनशक्ति समाप्त हो गई और वे इसे जारी नहीं रख सकीं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अगली सुबह सभी लोग समय पर उठे और साथ में नाश्ता किया। सोफिया ने अपनी बेटी की गर्दन पर कई निशान देखे जिन्हें उसने मेकअप से छिपाने की कोशिश की, लेकिन ठीक से नहीं छुपा पाए। साथ ही एक अनुभवी महिला होने के नाते वह अपनी बेटी को देखकर ही कई बातें बता सकती है। आज उसकी बेटी की त्वचा चमक रही थी। वह कल की तुलना में अधिक सुंदर लग रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर एक खुश और संतुष्ट मुस्कान थी। सोफिया को यकीन था कि आदित्य और जूलिया ने कल रात ऐसा किया है। अपनी बेटी को शर्मिंदा न करने के लिए सोफिया ने सबके सामने इस बारे में बात नहीं की। नाश्ता करने के बाद सभी लड़कियां खरीदारी करने चली गईं। लड़कियां अपने साथ छोटे जैक को भी ले गईं। इस बीच लड़कों के पास करने के लिए अलग अलग तरह के काम थे। आज लियो का स्कूल में पहला दिन था।
नाश्ते के बाद वह स्कूल चला गया। वॉटसन अपने जुड़वां भाई और उसके परिवार से मिलने के लिए अपोगिल शहर लौट आया, जबकि आदित्य और एडम खंडहरों का पता लगाने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में चले गए। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर दक्षिणी क्षेत्र के मध्य में केंद्रीय मैदानों के पास जहां दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई थी, वहां एक बदनाम जगह थी। यहाँ कोई नहीं रहता था और न ही कभी इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई, क्योंकि यह क्षेत्र ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ था। ये पहाड़ समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ऊपर थे। इस क्षेत्र का इलाका हमेशा गर्मियों के महीनों में भी बेहद ठंडा रहता था। परिणामस्वरूप यहाँ कभी कोई मनुष्य नहीं रहा। इन पर्वत श्रृंखलाओं में केवल कुछ विशेष प्रकार के जादुई जानवर ही रहते थे। इन पहाड़ों की चोटी पर शायद ही कोई पेड़ था। कई सहस्राब्दियों तक लोगों ने पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई में छिपी किसी चीज़ को अनदेखा किया। जब लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ प्राचीन सभ्यताओं के प्राचीन और अनदेखे खंडहर हैं, तो हजारों साहसी लोग कुछ दुर्लभ या कीमती चीज़ खोजने की उम्मीद में इन खंडहरों का पता लगाने के लिए यहाँ आने लगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 273 बिखरा हुआ बर्फीला खंडहर एक रहस्यमय जंगल। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 273 बिखरा हुआ बर्फीला खंडहर एक रहस्यमय जंगल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बर्फबारी अभी अभी बंद हुई थी। पहाड़ हमेशा की तरह ठंडे थे। इस क्षेत्र का तापमान प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किसानों के लिए भी बहुत ठंडा था। पूरे साल ये क्षेत्र हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। हर जगह ठंडी हवा चलती रहती है। लगभग 4 या 5 महीने पहले खंडहरों की खोज से पहले कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आया था। कौन ऐसे ठंडे और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में आना चाहेगा जहां कोई पेड़ नहीं है और केवल जंगली शक्तिशाली और उग्र जादुई जानवर हैं। जब से भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने खंडहरों की खोज की है जो वहां से गुजर रहे थे, तब से कई मनुष्य और अन्य जातियां यहां आने लगी हैं। ये खंडहर साधकों और साहसी लोगों के लिए आकर्षण का एक बड़ा स्थान था। कई दुष्ट साधक और साहसी दल यहाँ खंडहरों की खोज करने के लिए आते थे, इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी, जबकि आम लोगों और व्यापारियों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। लोगों ने सराय, होटल, रेस्तरां और शराबखाने बनाने शुरू कर दिए, जहां साहसी और दुष्ट साधक खंडहर की खोज करने से पहले मौज मस्ती कर सकते थे और ठीक से आराम कर सकते थे। इस क्षेत्र में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। स्वाभाविक रूप से इसने कई ठगों और गैंगस्टरों का ध्यान भी आकर्षित किया। अलग अलग गिरोह आपस में लड़ते थे कि इस क्षेत्र को कौन नियंत्रित करने जा रहा है। एक गिरोह इस क्रूरखूनी लड़ाई को जीतने और इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। अब हर महीने सभी व्यापारियों और आम लोगों को सुरक्षा शुल्क के रूप में एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, अन्यथा गिरोह उन्हें अपना व्यवसाय नहीं करने देता। कुछ मामलों में गिरोह के सदस्य व्यापारियों को मार देते थे। आप इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कुछ हजार सैनिक क्यों नहीं भेजते? एडम खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। यहाँ आते समय आदित्य ने एडम को वे बातें बताईं जो वाटसन ने उसे इस क्षेत्र के बारे में बताई थीं। आदित्य को अपने खंडहर के बारे में करीब 1 महीने पहले पता चला था, जब साहसी लोगों के एक शक्तिशाली समूह ने खंडहर का पता लगाने का फैसला किया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। चूंकि इन दिनों आदित्य खाली है, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने और खंडहरों का पता लगाने का फैसला किया। कौन जानता है कि शायद उसे कुछ बहुत ही दिलचस्प मिल जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं इस क्षेत्र की स्थिति को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यही एक कारण है कि वह आज यहाँ आया है। अगर आदित्य इस क्षेत्र पर कब्जा भी कर लेता तो भी उसे कोई नहीं रोक सकता। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य उसे रोक सकता था अगर केवल सफ़ेद ड्रैगन सम्राट अभी भी जीवित होता, लेकिन साम्राज्य एक आंतरिक संघर्ष में फंस गया था। साम्राज्य के पास आदित्य या इस्तारिन साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। पिता और पुत्र दोनों उस क्षेत्र की ओर जा रहे थे जिसका नाम खंडहर के नाम पर रखा गया था, बिखरा हुआ बर्फीला खंडहर। बिखरा हुआ बर्फीला खंडहर के आसपास के क्षेत्र को देखते हुए आदित्य और एडम को लगा कि वे किसी गांव में जा रहे हैं। वहां सैकड़ों घर थे। कुछ इमारतें लकड़ी से बनी थीं जबकि कुछ जादू का उपयोग करके मिट्टी से बनाई गई थीं। सभी इमारतें और घर 10 मीटर के विशाल चमकते गहरे नीले रंग के पोर्टल के आसपास बनाए गए थे। सभी संरचनाएं पोर्टल से 50 त्रिज्या दूर बनाई गई थीं। पोर्टल के पास कई साहसी और दुष्ट साधक एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि उनमें से कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे प्रतीक्षा कर रहे हों। जबकि कुछ साहसी दल पोर्टल से यात्रा करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या कोई निश्चित दल पोर्टल के बहुत करीब खड़ा होता तो पोर्टल उन्हें अंदर खींच लेता। जहां तक पोर्टल उन्हें ले जाने की बात है, पोर्टल ने उन्हें टूटे हुए बर्फीले खंडहर में टेलीपोर्ट कर दिया। आदित्य और एडम ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे जिससे उनका पूरा शरीर ढका हुआ था। दोनों ने ही भेष बदलने की जहमत नहीं उठाई।
आदित्य को नहीं लगता था कि यहाँ कोई उसकी या एडम की पहचान जान पाएगा। अगर उनकी पहचान उजागर भी हो गई तो भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आदित्य और एडम एक बड़ी भीड़ के बीच बात कर रहे थे जो दुष्ट साधकों और साहसी दलों से बनी थी। वे सभी टूटे हुए बर्फीले खंडहर का पता लगाने के लिए यहाँ आए थे। हर बार जब कोई खंडहर खोजा जाता था तो जो लोग खंडहर का पता लगाने के लिए हिम्मत जुटाते थे उन्हें हमेशा कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज़ मिल जाती थी। कई बार ऐसा हुआ है जब साधकों ने शक्तिशाली कलाकृतियाँ, जादुई तलवारें, भाले, धनुष, दस्ताने, जादू की किताबें, जादुई कवच और कई अन्य दुर्लभ और मूल्यवान चीज़ें खोजी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टूटे हुए बर्फीले खंडहर शहर में प्रवेश करते हुए आदित्य और एडम दोनों ने शहर में कुछ शक्तिशाली साधकों की उपस्थिति देखी। भीड़ के साथ वे दोनों पोर्टल की ओर चल पड़े। पोर्टल के पास चलते हुए आदित्य ने पाया कि पोर्टल के चारों ओर एक बहुत पतली गुंबद के आकार की बाधा थी। गुंबद के आकार की बाधा ने पोर्टल के 50 मीटर के दायरे को कवर किया। रुको, अगर तुम लोग अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 शाही सोने के सिक्के देने होंगे। प्रति व्यक्ति 10,000 शाही सोने के सिक्के। जाहिर है, गिरोह ने ये नियम बनाया था ताकि जब भी कोई साहसी या दुष्ट साधक खंडहरों का पता लगाना चाहे तो वे कमाते रहें। गिरोह ने किसी को यह नहीं बताया कि अगर किसी साहसी या साधक को कोई दुर्लभ मूल्यवान वस्तु मिलती है तो गिरोह उस वस्तु को अपने लिए छीन लेंगे। अभी तक किसी को भी खंडहर में कुछ नहीं मिला है। ये भी एक कारण है कि इतने सारे लोग खंडहर के अंदर अपनी किस्मत आजमाने के लिए 10,000 शाही सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार हैं। कौन जानता है कि वे भाग्यशाली व्यक्ति बन सकते हैं। 10,000 शाही सोने के सिक्के। क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो कि 10,000 शाही सोने के सिक्के कमाना कितना मुश्किल है? दुष्ट साधकों में से एक अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। 10,000 शाही सोने के सिक्के 1 मिलियन सोने के सिक्के थे, जो एक बहुत बड़ी राशि थी। हर दुष्ट साधक या साहसी दल के पास 10,000 शाही सोने के सिक्के नहीं हो सकते। अगर दल कोई ब्रेक नहीं लेता और लगातार ए रैंक के कार्य करता रहता तो एक रैंक के साहसी दल के सदस्य को भी 10,000 व्यक्तिगत रूप से कमाने में 1 साल से ज़्यादा समय लग जाता। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ कोई समस्या खड़ी करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये जगह तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। ठग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा जाहिर किया, जिससे बदमाश साधक का चेहरा पीला पड़ गया। 10,000 शाही सोने के सिक्के आदित्य के लिए बहुत छोटी रकम थी, जो स्टारिन साम्राज्य का सम्राट था, जिसका महाद्वीप के 2 प्रमुख क्षेत्रों की कुल भूमि के 50% से अधिक पर नियंत्रण था। भले ही वह 10 लाख या 10 लाख शाही सोने के सिक्के दे रहा हो, आदित्य ने अपने और अपने पिता दोनों के लिए इतनी रकम चुकाई होगी। यही बात एडम पर भी लागू होती है। 10,000 शाही सोना उसके लिए बहुत मामूली रकम थी। ड्यूक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन जब एडम ये रकम लेने वाला था तो आदित्य ने उसे रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ उसके आगे रख दिया। एडम आदित्य का मेहमान था और उसका पिता भी। जब उसके पास अपनी स्टोरेज रिंग में धूल जमा करने के लिए पर्याप्त धन था तो वह एडम को भुगतान क्यों करने दे। यहाँ इस स्टोरेज रिंग में हम दोनों के लिए 20,000 शाही सोने के सिक्के हैं। उन्हें रोकने वाले ठग ने पैसे ले लिए। फिर उसने आदित्य और एडम को जाने दिया, जबकि अन्य भी पैसे देने के लिए तैयार हो गए। जब आदित्य और एडम अंदर आए तो दोनों ने कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि एडम चौथे दर्जे का साधक था और उसका मांसल शरीर और कठोर भाव उसे बहुत मजबूत दिखा रहे थे। पिता और पुत्र दोनों ने बिना समय बर्बाद किए दोनों ही द्वार के पास पहुंच गए। जब उनके सामने मौजूद साहसी लोगों का दल अंदर चला गया तो वे दोनों द्वार के ठीक सामने खड़े हो गए। अगले ही पल आदित्य को अपने शरीर के चारों ओर एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। उसके शरीर पर खिंचाव इतना तेज था कि उसे पता था कि अगर वह अपनी सारी ताकत लगाकर भी इस खिंचाव का विरोध करने की कोशिश करेगा तो भी वह 1 सेकंड के लिए भी विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए विरोध करने के बजाय उसने अपने शरीर को पोर्टल के अंदर खींचने दिया। आदित्य और एडम दोनों ने एक गलती की है जिसका उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उनके सामने मौजूद साहसी लोगों की टोली ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, लेकिन एडम और आदित्य ने ऐसा नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया। जिस जगह पर उसे टेलीपोर्ट किया गया था वह निश्चित रूप से एक बहुत ही खास और अनोखी जगह थी। खड़े होकर ड्रैगन सम्राट ने इस जगह के अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य की सराहना करने में कुछ समय लिया। वह खुद को एक ऐसे जंगल में पाता है जहां कई तरह के पेड़ हैं। वह सिर्फ कुछ ही तरह के पेड़ों को पहचान पाता है, उसके आसपास के बाकी पेड़ उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। आदित्य ने पहले कभी इस तरह के पेड़ नहीं देखे थे। रात का समय था। रात के समय जंगल अंधेरे में डूबा रहता है। खतरनाक जादुई जानवर रात के समय शिकार करने के लिए अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं। फिर भी उसके आसपास का जंगल चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। लगभग सभी तीनों में एक खास नीली चमक थी। यहाँ कुछ खास किस्म के पेड़ भी थे जो हरे सुनहरे रंग में चमकते थे। इन पेड़ों को इतना अनोखा बनाने वाली बात सिर्फ उनकी हरी सुनहरी चमक ही नहीं थी, बल्कि उनका अनोखा आकार और आकृति भी थी। पेड़ों की ऊंचाई सिर्फ 2 से 4 मीटर थी।
पेड़ों की प्रजातियों की तुलना में इन पेड़ों में बहुत कम पत्तियां थीं, लेकिन इस पेड़ की सभी पत्तियां अपने आकार के दूसरे पेड़ों की तुलना में 2 गुना बड़ी थीं और साथ ही सभी पत्तियां हरे सुनहरे रंग में चमक रही थीं। यहाँ तक कि इस पेड़ की पत्तियों में भी एक छोटा सा हरा सुनहरा रंग था। आदित्य देख सकता है कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। एक साधारण इंसान भी इस जंगल में सब कुछ देख सकता है। बेशक सभी पेड़ चमकते नहीं थे, लेकिन जो चमकते थे उन्होंने आदित्य को जंगल में अपना रास्ता खोजने में मदद की। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य ने सीधे जाने का फैसला किया क्योंकि उसे दूर से एक छोटी सी बिंदु जैसी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अपनी पूरी गति से दौड़ने वाला था, अचानक एक लाल जुगनू उसके सामने से उड़ता हुआ आया और एक पेड़ पर बैठ गया। ये किस तरह का जुगनू है? उसकी पिछली दुनिया में जुगनू देखना बहुत दुर्लभ बात हो गई थी। हर किसी को अपने पूरे जीवन में एक भी जुगनू देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन आदित्य जब बहुत छोटा था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाता था तो वह अक्सर जुगनू देख पाता था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण जुगनू विलुप्त हो रहे थे। इस दुनिया में भी उसने इनमें से कुछ जुगनू देखे थे। आदित्य इस जुगनू को घर वापस लाकर जूलिया, रिया और एलिसिया को दिखाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने से जुगनू मर जाएगा, क्योंकि जुगनू को यह आदत छूट जाएगी और वह बाहर जीवित नहीं रह पाएगा। जबकि बाहर की दुनिया में ठंड और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, अजीब बात यह थी कि यह जगह नम और गीली थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही यहाँ बारिश हुई हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जंगल सबसे खूबसूरत जंगल था जिसे उसने कभी देखा था या कभी गया था। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। जहाँ तक उसकी इंद्रियां पहुँचती हैं, उसे अपने आसपास कोई खतरनाक जादुई जानवर या कोई खतरनाक राक्षस नहीं दिखाई देता। काश मैं जूलिया, एलिसिया और रिया को यहाँ ला पाता। आदित्य ने चमकते पेड़ों में से एक पत्ता उठाकर दूसरों को दिखाने का फैसला किया। जैसे ही वह जमीन पर चमकते पत्ते को उठाने के लिए झुका, उसकी उंगली पत्ते की सतह को छू गई। उसके पीछे कुछ इतनी तेजी से प्रकट हुआ कि वह हमले से बचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। नतीजतन ड्रैगन सम्राट उड़ गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। कल अपलोड न कर पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे एक पार्टी में जाना था और पूरे दिन बारिश होती रही। मुझे केवल 900 जोड़ शब्दों का अध्याय लिखने का समय मिला। कल मैं 2000 जोड़ शब्दों के 3 अध्याय अपलोड करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कोई वादा नहीं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 274 गिरे हुए राजकुमार की कहानी। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 274 गिरे हुए राजकुमार की कहानी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। आदित्य को पूर्व दिशा की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसे इतनी तेजी से उड़ाया गया कि उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो गई। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसके लिए भी सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है और उसे इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है। टकराना। आदित्य एक चट्टानी पहाड़ से टकराकर कुचल गया। उसके धक्के से चट्टानी पहाड़ भी टूट गया और फिर ढह गया। ड्रैगन सम्राट ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। उसकी चेतना लुप्त होने के कगार पर थी। पूरे शरीर में फैल रहे तीव्र दर्द के कारण उसका दिमाग किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि आदित्य समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके आसपास का रहस्यमयी जंगल, जुगनू और अनोखे पेड़ जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, सब गायब होने लगे। यहाँ तक कि रात का आसमान और नमी वाला वातावरण भी बदलने लगा। सब कुछ धुंधला और सफ़ेद होने लगा। कुछ ही सेकंड में आदित्य ने खुद को एक विशाल गड्ढे में पड़ा पाया जो एक चट्टानी पहाड़ पर बना हुआ था। उसके आसपास की हर चीज़ सफ़ेद हो गई थी। उसके आसपास हरियाली या पेड़ों का कोई निशान नहीं था। जीवन या जानवरों का कोई निशान नहीं था। जहाँ तक नज़र जाती थी सब सफ़ेद था। उसके आसपास की हर चीज़ सफ़ेद थी। आदित्य को कुछ भी पता नहीं था कि वह कहाँ है या उसके साथ क्या हुआ है। लगभग 10 सेकंड बाद वह कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गया। अपनी आंखें खोले बिना उसने पाया कि वह हज़ारों छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों पर लेटा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये पत्थर चट्टानी पहाड़ का हिस्सा थे, लेकिन उसके कुचलने से चट्टानी पहाड़ खुद ही टुकड़ों में टूट गया। 10 सेकंड बाद वह आखिरकार अपनी आंखें खोल पाया और आसपास के माहौल को देख पाया। आंखें खोलते ही सबसे पहली चीज़ जो उसने देखी वह था आसमान। साफ तारों वाला आसमान अब काले बादलों से ढक चुका था। उसके आसपास का खूबसूरत जंगल बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। जंगल का एक भी निशान नहीं था। जहाँ तक वह देख सकता था वहाँ हरियाली का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं था। चाहे वह जिस भी दिशा में देखे उसे केवल अंतहीन सफ़ेद रेत और दूर दूर तक कुछ चट्टानी पहाड़ ही दिखाई देते थे। एक पल के लिए आदित्य को लगा कि उसे किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया है।
उसने ये भी सोचा कि जब उस पर हमला हुआ तो वह इतनी तेजी से उड़ गया कि वह किसी दूसरी जगह पर चला गया। लेकिन ये बात वातावरण में अचानक आए बदलाव की व्याख्या नहीं करती। ताज़ी हवा की तुलना में यहाँ की हवा भारी और प्रदूषित है। आदित्य ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी से एक 5 स्टार रिकवरी गोली निकाली और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसे खा लिया, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ एक दुश्मन है जिसे उसे हराने की ज़रूरत है, तभी वह यहाँ आराम कर सकता है। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे उतरी, एक हरे रंग की आभा ने उसे घेर लिया। हरी आभा ने उसके शरीर को तेजी से ठीक करना शुरू कर दिया। उसकी फटी हुई मांसपेशियां, अंग, क्षतिग्रस्त ऊतक और उसकी टूटी हुई हड्डियां सभी तेजी से ठीक होने लगीं। उसने अपने पूरे शरीर में दर्द में भी कमी महसूस की। जब आदित्य स्वस्थ हो रहे थे तो एक प्राणी सफ़ेद तलवार लेकर उनके पास आया। टैप टैप टैप, आदित्य को कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी काली तलवार निकाल ली। जैसे ही उसकी नज़र अपने दुश्मन पर पड़ी, एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें गहरे सदमे से फैल गईं। उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। अतीत की सारी यादें कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने घूम गईं। पिताजी, पिताजी, आदित्य की आवाज़ कांप उठी जब उसने उस आकृति को देखा जिसका वह दिल से सम्मान और प्यार करता था। आदित्य से 20 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति उसका दत्तक पिता था। जब आदित्य को उसके राजपरिवार से निर्वासित कर दिया गया और राजकुमार के रूप में उसकी उपाधि छीन ली गई, तो उसे डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में भेज दिया गया। उस समय का पूर्वी क्षेत्र इस ग्रह पर सबसे अविकसित स्थानों में से एक माना जाता था। इस क्षेत्र का क्रम अव्यवस्थित था। सत्ता संरचना हर दशक में बदल जाती थी। यहाँ तक कि तीसरे क्रम के साधक को भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति माना जाता था। लेकिन स्टारिन साम्राज्य के बाद ये सारे बदलाव आए। योजक चिन्ह, फ्लैशबैक अंडरस्कोर। वर्तमान आदित्य भविष्य के आदित्य से बहुत अलग दिखता था। वर्तमान आदित्य केवल 16 वर्ष का था। वह एक युवा भोला भाला व्यक्ति था जो अपने आसपास की क्रूर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ग्रह पर सबसे शक्तिशाली ड्रैगन साम्राज्य का बेटा और उसके भावी राजकुमार होने के नाते आदित्य थोड़ा घमंडी भी हो गया था। आदित्य ने ऐसा जीवन जिया कि कुछ सम्राट भी ईर्ष्या और जलन से मर जाते। उसकी जेब में जितनी दौलत थी वह डाइंग आइल महाद्वीप के पूरे पूर्वी क्षेत्र की संयुक्त दौलत से भी ज्यादा थी। हालांकि उसकी जेब में मौजूद दौलत उसके पिता सम्राट के पास मौजूद अपार दौलत का एक अंश भी नहीं थी। आदित्य ने अपना जीवन एक राजा की तरह जिया। जब उसकी 7 देवियों से शादी की घोषणा की गई तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि आदित्य इस दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा व्यक्ति बन गया है। सभी को यकीन था कि 7 देवियों के समर्थन और ग्रह पर सबसे मजबूत ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट के रूप में कोई भी आदित्य को अपमानित किए बिना बच नहीं सकता। आदित्य वास्तव में भविष्य था। नतीजतन आदित्य से कुछ भी कहने से पहले किसी को 10 बार सोचना पड़ता था। बड़े होते हुए आदित्य का कोई सच्चा दोस्त नहीं था सिवाय रिया के। उसके सभी दोस्त अमीर रईसों या सम्राटों के बच्चे थे। सम्राटों और रईसों ने अपने बच्चों को आदित्य के करीब भेजा ताकि वे आदित्य के दोस्त बन सकें और लाभ उठा सकें। उस समय आदित्य इतना भोला था कि उसे यह समझ में नहीं आया। वह कभी यह नहीं समझ पाया कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं और कौन झूठे दोस्त। बहरहाल भोले आदित्य ने यह भ्रम बना रखा था कि वह इस दुनिया का केंद्र बिंदु है। वह अपनी कल्पनाओं और भ्रम में जीता था और उन सांपों से अनजान था जो किसी भी अवसर पर उसे धोखा देने के लिए तैयार थे। और आखिरकार वह दिन जब आदित्य अपने ड्रैगन वंश को जगाने में विफल रहा। जैसे जैसे ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलती गई, वह सभी उपहास का केंद्र बन गया। अतीत के दोस्त उससे दूर होने लगे, यहाँ तक कि उसके जैविक पिता और उसकी माँ ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। पहली बार उसने वास्तव में इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस किया। एक ही हफ्ते में आदित्य को भविष्य कहा जाने लगा और वह कचरा कहलाने लगा। ये तब हुआ जब आदित्य बहुत छोटा था। उस समय वह केवल 11 वर्ष का था। जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तब कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। उसका एकमात्र सहारा रिया थी, लेकिन जल्द ही उसे उससे मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर रिया अपने माता पिता के साथ मुख्य महाद्वीप छोड़कर चली गई। लेकिन अब आदित्य को लगता है कि रिया के अपनी माँ के साथ मुख्य महाद्वीप से दूर चले जाने में उसके माता पिता का हाथ था। दिन बीतते गए और हर बीतते दिन के साथ आदित्य की जिंदगी नरक बनती गई। हर संभव तरीके से उसका अपमान किया जाने लगा, यहाँ तक कि नौकरानियां भी उसके आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने लगीं। जब वह 15 साल का हुआ तो एक दिन आदित्य को उसके पिता जो सम्राट थे से मुलाकात के लिए सिंहासन कक्ष में बुलाया गया। उसकी माँ उसके पिता के पीछे खड़ी थी और उसे निराश नज़रों से देख रही थी। उस दिन आदित्य ने सब कुछ खो दिया। उसके माता पिता, उसका रुतबा, उसकी दौलत, उसकी पहचान, उसका भविष्य, उसका दृढ़ संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति, आदित्य के बारे में सब कुछ खो गया। वह अंदर से बेजान हो गया। उसने जीने की इच्छा खो दी। जब 2 पहरेदारों ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे टेलीपोर्टेशन एरे में घसीटा तो आदित्य ने विरोध नहीं किया। वहां से उसे डाइंग आइल महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में भेज दिया गया। आदित्य को एज्योर शहर में कहीं टेलीपोर्ट किया गया था। उस समय उसे नहीं पता था कि उसे किस महाद्वीप पर भेजा गया है। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसे इस शहर का नाम भी नहीं पता था।
इस समय आदित्य ने हार मान ली थी। उसकी गहरी आंखें बेजान हो गई थीं। एजियोर शहर की सड़कों पर एक युवक था जो बिना किसी उद्देश्य के बेजान होकर चल रहा था। उसने कुछ सस्ते गंदे भूरे कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। उसके लंबे गंदे नीले बाल उसकी आंखों को ढंक रहे थे। उसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। वह दुबला पतला और कुपोषित था। आदित्य को इस शहर में आए हुए 2 दिन हो गए हैं। आदित्य ने ठंडी रात किसी गंदी गली में बिताई। उसने खुद को एक गंदे पुराने फटे कंबल से ढक लिया। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इस आदमी के पास इतनी दौलत थी कि वह सचमुच पूरे पूर्वी क्षेत्र को खरीद सकता था। किस्मत कितनी क्रूर थी, अब वह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि राजकुमार के तौर पर पहने जाने वाले कपड़े भी उससे छीन लिए गए थे। गुर्राओ गुर्राओ, आदित्य ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया। राजकुमार होने के नाते उसे पूरी जिंदगी भूख लगी थी, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब आदित्य को इसकी आदत हो गई थी। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आदित्य ने 2 मंजिला मकान की दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठते हुए सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं मरना चाहता हूँ। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। आदित्य इस जीवन से बहुत थक चुका था। उसने जीने की इच्छा खो दी थी। जीने का क्या मतलब है? वह जानता था कि बाकी की जिंदगी उसे भिखारी की तरह सड़कों पर ही गुजारनी पड़ेगी। उसने वह सब कुछ खो दिया जिससे वह प्यार करता था और जिसकी उसे परवाह थी। उसने अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बस अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इतने सालों तक रिया को न देखने के कारण आदित्य ये भी भूल गया कि वह कैसी दिखती है। जब भी वह उसके चेहरे की कल्पना करता तो उसे बस एक धुंधली छवि दिखाई देती। बिना चेहरे की एक देह, बिना स्रोत की एक आवाज़, बिना शरीर की एक चंचल हंसी। ये सब बातें उसे और भी उदास कर देतीं। रिया मुझसे बेहतर किसी की हकदार है। वह सेलेस्टियल टेरन की भावी रानी है, जबकि मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसका जीवन अच्छा होगा। वर्तमान आदित्य को नहीं लगता था कि वह रिया के योग्य है। वह उसके जैसे किसी व्यक्ति से क्यों शादी करेगी जिसके पास कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता और राजकुमार के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते समय आदित्य को कोई गुस्सा नहीं आया। उसके आसपास की स्थिति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सब कुछ उसकी गलती थी। काश उसने चीज़ों को हल्के में न लिया होता और वास्तव में एक योग्य व्यक्ति बनने की कोशिश में कुछ प्रयास किया होता। वर्तमान में वह एक उदास व्यक्ति था जो इस टूटी हुई वास्तविकता से बचने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। उसने अपने जीवन से हार मान ली थी। उसे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी। वर्तमान में वह इतना टूट चुका था कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। जब आदित्य एक गली के पास बैठा था जहां वह अपनी अंतिम सांस लेने के बारे में सोच रहा था, तो एक शाही गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। आदित्य ने अपना सिर नहीं उठाया क्योंकि उसे नहीं लगा कि कोई इतना अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति उसके पास आएगा। अगर वे उसके पास आते भी तो बदले में आदित्य के पास उन्हें देने के लिए क्या था? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद रखीं और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी मौत का इंतजार किया। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत एक सुंदर बूढ़ा आदमी धीरे से गाड़ी से उतरा और फिर आदित्य के सामने खड़ा हो गया। उस आदमी ने आदित्य पर पड़ रही सूरज की रोशनी को रोक दिया। अपने ऊपर एक छाया महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें खोली और उस आदमी की भूरी पुतली को घूरने लगा। उसके सामने खड़े आदमी के बाल छोटे छोटे भूरे थे। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी। उसका चेहरा झुर्रीदार था, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रहा था। उस आदमी ने सफ़ेद दस्ताने, काली शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। वह आदमी 6 फीट 4 इंच लंबा था। वह आदमी दूसरे दर्जे का नौसिखिया साधक था। उसके बारे में सबसे खास और यादगार बात उसकी हंसमुख मुस्कान और उसका उज्ज्वल व्यक्तित्व था। उसकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत चमकदार थीं जो मरम्मत से परे टूटा हुआ था। आदित्य चुपचाप बूढ़े आदमी के चेहरे को देखता रहा। बूढ़े आदमी ने भी वैसा ही किया। 10 सेकंड बाद बूढ़ा आदमी आदित्य के सामने झुक गया और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? ये वो पहले शब्द थे जो आदित्य के दत्तक पिता राजा अहमद ने उससे कहे थे। आदित्य इस पल को कभी नहीं भूल पाएगा। आदित्य 1 मिनट तक चुप रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन चूंकि राजा अहमद एक साधक था, इसलिए अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण वह आदित्य की बात सुन पाया। आदित्य ने उसे अपना अंतिम नाम नहीं बताया क्योंकि उसे अपना अंतिम नाम जोड़ने का कोई मतलब नहीं लगा। उसके अंतिम नाम का अर्थ खत्म हो चुका था, इसलिए अभी वह सिर्फ आदित्य था। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? उस आदमी ने गर्मजोशी से भरी एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा। मैं तुम्हारा नाम क्यों जानना चाहूँगा? आदित्य मन ही मन चाहता था। वह चाहता था कि यह बूढ़ा आदमी उसे अकेला छोड़ दे ताकि वह कम से कम चैन से मर सके। बूढ़ा आदमी देख सकता था कि आदित्य को उसका नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देने का फैसला किया। मेरा नाम अहमद अकबर है। मैं इस्तारिन राजवंश नामक एक छोटे से राज्य का राजा हूँ। आदित्य को अभी भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, यहाँ तक कि इस राजवंश के राजा के सामने भी उसने कोई उत्साह या उत्तेजना नहीं दिखाए। क्या चाहते हो, बूढ़े? आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा। चूंकि तुमने पूछा है तो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम देख रहे हो कि मैं अपने अंत तक पहुंच रहा हूं। मैं शायद कुछ और सालों में मर जाऊंगा।
मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक है। मेरे पास अपने राज्य का कोई वारिस नहीं है। मैं तुम्हें गोद लेना चाहता था और तुम्हें इस्तारिन साम्राज्य का राजा बनाना चाहता था। तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो, बच्चे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बातें सुनकर बूढ़े ने पहली बार आदित्य के चेहरे पर बदलाव देखा। आदित्य हैरान भी था और हैरान भी, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, कोई और योग्य व्यक्ति ढूंढो। आदित्य ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा आदमी आदित्य के चेहरे को 1 मिनट तक देखता रहा और फिर अपने नौकर की तरफ सिर हिलाया। आदित्य को लगा कि कोई उसे उठा रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में नहीं था। मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरा राज्य सौंप सके। तुम इसके लिए सही व्यक्ति हो। अब से तुम मेरे दत्तक पुत्र हो और इस राज्य के भावी राजा भी। उस दिन इस बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बूढ़ा व्यक्ति आदित्य को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। बूढ़े व्यक्ति की वजह से आदित्य कुछ हद तक अपने अवसाद से बाहर निकलने में सक्षम था, लेकिन फिर एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सब कुछ बदल गया। जिस आदमी से आदित्य धीरे धीरे प्यार करने लगा था वह मर चुका था। इससे आदित्य एक बार फिर पूरी तरह टूट गया। डिप्रेशन ने उसे जकड़ लिया। अंत में उसने वास्तविकता से बचने के लिए शराब का विकल्प चुना। उसने अपने पिता द्वारा उसे दिए गए राज्य की परवाह किए बिना शराब पीना शुरू कर दिया। इस तरह से इस्तारिन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। राज्य में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ गया। अपराध की घटनाएं बढ़ने लगीं। राज्य की आय में भारी कमी आई। ये सब आदित्य की वजह से हुआ। राजा अहमद की मौत ने न केवल उन्हें अंदर से तोड़ दिया बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। यदि वाटसन, जूलिया, एलिसिया और रिया ने इस्तारिन साम्राज्य को गुप्त रूप से समर्थन नहीं दिया होता तो साम्राज्य पर बहुत पहले ही नेपो का साम्राज्य या जुल्क्स राजवंश का कब्जा हो चुका होता। योजक चिन्ह फ्लैशबैक का अंत अंडरस्कोर। पिताजी। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। भले ही पिछला आदित्य मर चुका था, लेकिन उसके शरीर को संभालने के बाद उसे उसकी सारी यादें और उसकी भावनाएं विरासत में मिल गई थीं। उनके दोनों चरित्र, व्यक्तित्व और भावनाएं मिलकर वर्तमान आदित्य बन गए। आदित्य की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह उस आदमी को घूर रहा था जिसे वह इतना प्यार करता था। ड्रैगन सम्राट की आंखें आंसुओं से भर गईं। वर्तमान आदित्य को अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने किए पर पछतावा था। अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय वह इस्तारिन साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। हालांकि आदित्य के विपरीत अहमद के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आदित्य के दत्तक पिता न तो दुखी दिख रहे थे और न ही खुश। ऐसा लग रहा था जैसे अहमद के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। मानो आदित्य के सामने खड़ा आदमी कोई रोबोट हो। डिंग। इस दुनिया में मेजबान के सभी निष्क्रिय कौशल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इस दुनिया में बचे रहने पर आप अपने किसी भी निष्क्रिय कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। डिंग। इस दुनिया के कानूनों ने अस्थायी रूप से आपकी कल्टीवेटर शक्तियों को शुरुआती दूसरे क्रम के रैंक तक कम कर दिया है। रून सम्राट वर्ग और स्टॉर्म मार्शल वर्ग कौशल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आप रून सम्राट और स्टॉर्म मार्शल वर्गों से प्राप्त किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। आपकी दूसरी और तीसरी कक्षा अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दी गई है। डिंग। विश्व कानूनों ने आपके प्रतिद्वंद्वी के आंकड़ों से मेल खाने के लिए आपके बेस आंकड़ों को कम कर दिया है। क्या? आदित्य को यकीन नहीं हुआ। पहली बार उसे सिस्टम के शब्दों पर शक हो रहा था। आदित्य ने लाइटनिंग मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो एक जन्मजात कौशल था जो उसे स्टॉर्म मार्शल क्लास प्राप्त करने के बाद मिला था। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने कौशल को सक्रिय नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसे अपने स्टॉर्म मार्शल क्लास कौशल और साथ ही उसके निष्क्रिय कौशल तक पहुंचने से रोक रही थी। अंडरस्कोर शक्ति 411-82। अंडरस्कोर गति 753 जोड़ 100 82 जोड़ 100। अंडरस्कोर सहन शक्ति 386-82। अंडरस्कोर स्वास्थ्य 386-82। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंडरस्कोर मन 4052-82। अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 0। आदित्य को लगा कि वह कमज़ोर हो गया है। क्या हो रहा है? दुर्भाग्य से आदित्य के सवालों का कोई जवाब नहीं देता। इससे पहले कि वह सिस्टम के संदेशों को फिर से पढ़ पाता, उसके पिता ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। अहमद को पूरी गति से उस पर हमला करते देख आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। चूंकि अहमद के मौजूदा आंकड़ों से मेल खाने के लिए आदित्य के बेस आंकड़े कम कर दिए गए थे, इसलिए अहमद की मौजूदा गति आदित्य के लिए बहुत तेज थी। आदित्य ने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपने पिता के तलवार के वार को रोकने में कामयाब रहा। वह पलटवार कर सकता था, लेकिन वह अपने पिता पर हमला करने के लिए अपना दिल कठोर नहीं कर सकता था। झंकार। अहमद अपनी सफ़ेद तलवार से आदित्य पर हमला करता रहा। आदित्य ने अहमद के सभी हमलों को आसानी से रोक दिया। वह अपने पिता की चाल को आसानी से रोकने में सक्षम था क्योंकि पवन परी के कंगन ने उसे अभी भी 100 जोड़ चपलता दी थी। आदित्य अपने पिता से 2 गुना तेज था। खनक खनक। पिताजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अहमद के हमलों को रोकते हुए आदित्य ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन अहमद ने कभी उसकी किसी भी पुकार का जवाब नहीं दिया।
अहमद ने आदित्य पर लगभग ऐसे हमला किया जैसे वह कोई कठपुतली हो जिसे कोई नियंत्रित कर रहा हो। पिता, झनकार, एक लात से आदित्य को पीछे धकेला गया, लेकिन लात से आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद आदित्य ने अपनी भावनाओं को शांत किया और पूरी स्थिति पर तर्क के साथ विचार किया। ये व्यक्ति मेरा पिता नहीं है। भले ही यह नकली अहमद जैसा दिखता था और उसके पास अहमद जैसी ही शक्तियां भी थीं, लेकिन यह अहमद नकली था। आदित्य को इस बात का पूरा यकीन था। अहमद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका व्यक्तित्व बहुत उज्ज्वल और खुशमिजाज था। चाहे वह किसी भी तरह की बुरी स्थिति का सामना क्यों न कर रहा हो, वह हमेशा मुस्कुराता और कहता कि हालात और भी बुरे हो सकते थे। ये पुष्टि करने के बाद कि यह व्यक्ति उसका दत्तक पिता नहीं है, आदित्य आक्रामक हो गया। कोई उसके पिता की नकल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आदित्य गुस्से में था। अपने पिता को देखकर कुछ दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई थीं जिन्हें आदित्य हमेशा भूलना चाहता था। मर जाओ। आदित्य ने वह सफ़ेद तलवार पकड़ ली जिसका इस्तेमाल नकली अहमद ने उस पर हमला करने के लिए किया था। अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी काली तलवार को तिरछे घुमाया। सौभाग्य से मैंने ऐसे रून जोड़े थे जो एडमांटाइट डूमब्लेड का वजन कम कर सकते हैं। अन्यथा अपने घटे हुए आधार आंकड़ों के साथ वह कभी भी एडमांटाइट डूमब्लेड नहीं चला सकता जिसका वजन 3 टन था और लड़ाई नहीं कर सकता। आदित्य ने सोचा क्योंकि वह अपने पिता के इस नकली संस्करण को मारने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। स्वूश! एडमांटाइट डूमब्लेड ने अहमद की छाती पर आसानी से एक गहरा तिरछा कट का निशान छोड़ दिया। वार के बाद अहमद ने हिलना बंद कर दिया। जब आदित्य को उम्मीद थी कि उसके घाव से खून निकलेगा, तो खून की जगह उसने देखा कि घाव के चारों ओर एक सफ़ेद धुंध बन रही थी। अगले ही पल तिरछे गहरे कट का निशान तेजी से ठीक होने लगा। ये देखकर आदित्य चौंक गया। अहमद की छाती पर लगा घाव तेजी से भर गया। उसने आदित्य की आंत में लात मारी और फिर दोनों के बीच दूरी बना ली। जब आदित्य सदमे से उभरा तो उसने देखा कि अहमद एक बार फिर उस पर हमला कर रहा है। अहमद की हरकतें धीमी नहीं हुई, इसके बजाय वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक था। ऐसा लगता है कि आदित्य के हमले ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले ही मिनट आदित्य ने नकली अहमद पर अलग अलग तरीके से हमला किया। उसने उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दूसरा सिर फिर से उगाया जबकि कटा हुआ सिर गायब हो गया। खनक खनक! अहमद के हमलों को रोकते हुए आदित्य सोचने लगा कि जब से वह दुनिया में आया है तब से क्या क्या हुआ है। यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। ये समझते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा! सोचिए, इस पूरे समय मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। यह माया की दुनिया है। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, उसके आसपास की दुनिया टूटने लगी। नकली अहमद एक जगह पर जम गया। इस दुनिया की हर चीज़ के साथ साथ उसका शरीर भी टूटने लगा। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं टूटी वह था आदित्य। टकराना। आखिरकार सब कुछ कांच की तरह मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 275 तैरते द्वीप आए। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 275 तैरते द्वीप आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, क्या आपने भी? बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एडम ने गंभीर भाव से अपना सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि यह खंडहर एक भूलभुलैया जैसा है। करीब 10 या 20 मिनट बाद साहसी लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि साहसी लोगों का ये समूह भी भ्रम को तोड़ने में कामयाब रहा। जो लोग भ्रम को नहीं तोड़ पाए, उनका क्या हुआ? वे भ्रम की दुनिया में फंसकर मर गए। भ्रम की दुनिया के अंदर उनका मन चूसा गया और उन्हें पता भी नहीं चला। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। उस घंटे में कुछ अन्य साहसी दल और कुछ दुष्ट साधक भी उनके साथ शामिल हो गए। सभी चुपचाप कमरे के अंदर इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो। सभी अपने दिल में जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। जो भी सभी चुनौतियों को पार करने में सफल होगा, उसे पुरस्कार मिलेंगे। 70 मिनट के इंतजार के बाद कमरे के बीच में पड़ा सुनहरा सितारा चमकने लगा। पूरे कमरे में एक चमकदार सुनहरी रोशनी छा गई। कई लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं और अपने हाथों से रोशनी को रोकना पड़ा क्योंकि वे इतनी तेज रोशनी में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जबकि आदित्य, एडम और कई अन्य शक्तिशाली साधक बेफिक्र रहे और अपनी आंखें सुनहरे सितारे पर टिकाए रखीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी आंखें भी झपकाईं तो वे किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ से चूक जाएंगे। अब क्या होने वाला है? एक किसान ने पूछा। दुर्भाग्य से यहाँ किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि हमसे पहले इस खंडहर में प्रवेश करने वाले लोगों का क्या हुआ होगा। आदित्य और एडम से पहले हजारों लोग इस खंडहर में प्रवेश कर चुके थे। आदित्य ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उन लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या उनसे पहले इस खंडहर में प्रवेश करने वाले लोगों को भी इसी भ्रम की चुनौती का सामना करना पड़ा था या उन्हें किसी और चीज़ का सामना करना पड़ा था? आदित्य के दिल में कई सवाल थे। इस खंडहर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल किए बिना सिर्फ अंदर घुसना मेरी मूर्खता थी। खंडहर में घुसने से पहले आदित्य ने सोचा कि यह खंडहर सिर्फ एक और प्राचीन संरचना है। आदित्य ने सोचा कि एक दिन में वह और एडम खंडहर का पता लगा लेंगे और घर लौट जाएंगे। लेकिन ये खंडहर आम खंडहरों से बहुत अलग निकला। ये खंडहर भूल भुलैया या कालकोठरी जैसा है।
योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस बीच टूटे हुए बर्फीले खंडहर के बाहर लोगों को टूटे हुए बर्फीले खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति देने वाला बड़ा द्वार आकार में छोटा होने लगा और धीरे धीरे उसका रंग भी बदलने लगा। ये देखकर सभी घबरा गए। पोर्टल बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी की भयभीत निगाहों के सामने पोर्टल का रंग गहरा लाल हो गया और पोर्टल का आकार घटकर केवल 1 मीटर रह गया। सांस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी ने राहत की सांस ली ये देखकर कि पोर्टल बंद होना बंद हो गया है, लेकिन वे पोर्टल के रंग में आए बदलाव को देखकर हैरान रह गए। ये देखकर ठगों ने जल्द से जल्द अपने नेता को इस बारे में सूचित करने का फैसला किया। इस बीच एक दुष्ट साधक हिचकिचाते हुए पोर्टल के पास पहुंचा। आमतौर पर पोर्टल के सामने खड़े होने से आप अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस बार चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना खड़ा हो, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पोर्टल बंद हो गया है, लेकिन अंदर हजारों लोग फंसे हुए हैं। जो कुछ हुआ उससे पहले जो लोग टूटे हुए बर्फीले खंडहर में प्रवेश करते थे वे खुद को एक वास्तविक भूमिगत खंडहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर टेलीपोर्ट पाते थे। कोई भी व्यक्ति कई पोर्टलों के माध्यम से आसानी से भूमिगत खंडहर में वापस आ सकता था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया लगता है। आदित्य के सीधे खंडहर में प्रवेश करने से पहले जो लोग सीधे खंडहर में प्रवेश कर चुके थे उन्हें भ्रम की दुनिया में ले जाया गया, जहां उन्हें अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से लड़ना था जो मर चुका था लेकिन जो उनके बहुत करीब था। भ्रम से मुक्त होने में सक्षम होने के लिए किसी को ये जानना होगा कि वह पहले से ही एक भ्रम के अंदर फंसा हुआ था। यहाँ तक कि एक 5वें क्रम के साधक को भी ये पता लगाने में बहुत मुश्किल होगी कि यह एक भ्रम की दुनिया थी, क्योंकि इसके अंदर की हर चीज़ इतनी वास्तविक लगती थी कि यह बताना भी बेहद मुश्किल होगा कि यह एक भ्रम की दुनिया थी। तो अब प्रवेश और निकास दोनों बंद हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कोई नहीं जानता था कि अंदर फंसे लोगों का क्या होगा। कोई नहीं जानता था कि आदित्य और बाकी लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आदित्य और बाकी लोगों को भी नहीं पता था कि वे इस समय किस स्थिति में हैं। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस बीच सुनहरे तारे से आती हुई सुनहरी चमक मंद पड़ने लगी। हर कोई अपनी आंखें खोलकर देख पा रहा था कि इस तीव्र सुनहरी रोशनी की चादर के नीचे क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस समय इस कमरे में आदित्य और एडम के साथ 1000 से ज्यादा साधक थे। सभी साधकों की जिंदगी और काम धंधे अलग अलग थे। उनमें से कुछ साहसी थे, कुछ बदमाश साधक थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कुछ गुटों ने यहाँ भेजा था जो इस खंडहर के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। उन गुटों द्वारा भेजे गए साधक बदमाश साधकों के भेष में यहाँ आए थे ताकि कोई यह न जान सके कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है। सबने ऊपर देखा। सुनहरा सितारा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इसके बजाय पूरा स्थान सैकड़ों से ज्यादा तैरते दरवाजों से भरा हुआ था। तैरते दरवाजे 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े थे। उन दरवाजों के पीछे क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि दरवाजे के पीछे की रोशनी धुंधली थी। ऐसा लग रहा था मानो धुंध की एक परत के पार देखने की कोशिश की जा रही हो। भले ही आदित्य, आदम और दूसरे साधक उन दरवाजों के पीछे क्या है ये जानने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रत्येक दरवाज़ा हमें एक यादृच्छिक स्थान पर ले जाएगा जो जीवन के लिए खतरनाक चुनौतियों से भरा हो सकता है, या ये भी संभावना है कि उन दरवाज़ों के पीछे खजाने मिल सकते हैं। एक साधक ने अनुमान लगाया। आदित्य और एडम देख सकते थे कि लगभग सभी लोग उसकी बातों से सहमत हैं। यहाँ तक कि आदित्य को भी लगा कि इस आदमी ने जो कहा वह सही हो सकता है या कहीं न कहीं सच्चाई के करीब हो सकता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कोई कदम न उठाने का पछतावा करने से बेहतर है जोखिम उठाना। ये कहते हुए वही साधक जमीन से 10 मीटर ऊपर कूद गया और किसी तरह एक दरवाजे के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने अंदर घुसने और पहले साधक का पीछा करने का फैसला किया। ये देखकर दूसरों ने भी जोखिम उठाने का फैसला किया। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें इस पर एक साथ रहना चाहिए। एडम भी आदित्य से यही बात कहने वाला था। उसने बस अपना सिर हिलाया। पिता और पुत्र की जोड़ी ने इधर उधर देखा, क्योंकि कई अन्य साधक अंदर जाने लगे थे। चलो उसमें प्रवेश करें। जैसे ही वे अंदर गए, कुछ अन्य साधक भी उनके पीछे अंदर चले आए। आदित्य और एडम को ये जानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि दरवाजे के पीछे क्या है। पता चला कि दरवाज़ा उन्हें एक द्वीप पर ले गया था। अब कोई पूछ सकता है कि इस द्वीप में ऐसा क्या खास है। आदित्य और एडम को भी यही सवाल था। उनके दोनों सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि उन्होंने पूरा द्वीप हवा में तैरता हुआ पाया। आदित्य, ऐसा लगता है कि अंतहीन काम की थकान ने आखिरकार मुझे जकड़ लिया है। मैं आसमान में एक द्वीप को तैरता हुआ देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट योजनाएं बनानी शुरू कर देनी चाहिए। एडम ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पिताजी, यह आपकी सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में सोचने का सही समय या सही स्थान नहीं है। यहाँ तक कि आदित्य को भी यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगा कि कोई उड़ता हुआ द्वीप है। एक पल के लिए ड्रैगन सम्राट को लगा कि वे किसी और भ्रम में फंस गए हैं। जिस द्वीप पर आदित्य और एडम खड़े थे वह जोर शहर के आकार का लगभग 1/4 था। सरल शब्दों में कहें तो इस द्वीप का आकार बहुत बड़ा था। द्वीप धीरे धीरे दक्षिण की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
द्वीप पर मौसम सुहाना था। द्वीप के केंद्र में एक बड़ा पहाड़ था जिस पर आदित्य एक पुराना टूटा हुआ महल देख सकता था। पूरे द्वीप पर ऊंचे घने हरे पेड़ उगे हुए थे। उनसे 100 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा तालाब भी था। द्वीप सफ़ेद बादलों से ढका हुआ था। हल्की उत्तरी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य ने अनुमान लगाया कि यह उत्तरी हवा ही थी जो धीरे धीरे तैरते द्वीप को दक्षिण की ओर धकेल रही थी। मुझे लगने लगा है कि हम एक और भ्रम में फंस गए हैं। एडम ने कभी किसी को आसमान में तैरते हुए द्वीप को देखने के बारे में नहीं सुना। तैरते हुए द्वीप की अवधारणा बहुत हास्यास्पद थी। एक पूरे द्वीप को लगातार उड़ान भरने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस तरह की किसी चीज़ को उठाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह लगभग उतनी ही ऊर्जा है जितनी कि पूरा स्टारिन साम्राज्य अगले 4 या 5 वर्षों में उपयोग करेगा। यह कोई भ्रम नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार जो हम अनुभव कर रहे हैं वह बिल्कुल वास्तविक है। आदित्य ने ज़मीन से एक छोटा सा हरा पत्ता उठाते हुए जवाब दिया। सवाल यह है कि ऐसा कुछ बनाने के लिए किसके पास पर्याप्त संसाधन हैं, और मैंने ऐसा कुछ कभी क्यों नहीं सुना। आदित्य के दिल में बहुत सारे सवाल भरे हुए थे। जब से वह टूटे हुए बर्फीले खंडहर में दाखिल हुआ था उसके जिज्ञासु स्वभाव ने उससे सैकड़ों सवाल पूछे थे। आदित्य अभी भी जानना चाहता था कि वह कैसे एक भ्रम की दुनिया में फंस गया था और कैसे भ्रम उसकी इंद्रियों को भी प्रभावित करने में सक्षम था। एक पल के लिए न तो एडम और न ही आदित्य ने कुछ कहा। दोनों लोग बस वहीं खड़े होकर अपने दिमाग में तरह तरह की संभावनाओं के बारे में सोचते रहे। थोड़ी देर बाद एडम ने चुप्पी तोड़ी और सुझाव दिया, वैसे भी यहाँ खड़े रहने से हमें अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। चलो इस द्वीप का पता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। पिताजी, हमें सावधान रहना होगा। पिछली बार मुझ पर पीछे से हमला किया गया था। आदित्य अपनी गलती को फिर से दोहराने नहीं देना चाहता था। इस बार उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गुप्त रूप से उसने पहले से ही अपने कुछ निष्क्रिय कौशल सक्रिय कर लिए थे और किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार था। चलो देखते हैं कि पहाड़ की चोटी पर स्थित प्राचीन महल के अंदर कुछ उपयोगी है या नहीं। जैसे ही एडम और आदित्य दोनों पहाड़ की ओर चलने लगे वे एक बांस के जंगल में आ गए। एक औसत बांस के पेड़ की तुलना में उनके द्वीप पर पेड़ लगभग 2 गुना लंबे और मोटे थे। करीब 5 मिनट बाद बांस का झुरमुट खत्म हो गया। अब वे तरह तरह के फलों के पेड़ों के पास पहुंचे। पेड़ों पर कई तरह के मौसमी फल उग रहे थे। इससे आदित्य और एडम और भी उलझन में पड़ गए। जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे आदित्य और एडम का स्वागत 2 लोगों ने किया। उनमें से एक ड्रैगन था जबकि दूसरा इंसान था। आज का दिन आश्चर्यों से भरा हुआ है। पहले मैं अपने दत्तक पिता अहमद से मिली और अब मैं खुद से मिल रही हूँ। ये कैसी चाल है। यहाँ तक कि मेरी अपनी पत्नी भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगी कि इस नकली ने मेरी जगह ले ली है। एडम ने अपने नकली संस्करण को देखा। आदित्य और एडम दोनों को अपने ही डुप्लीकेट से सामना करना पड़ा। दोनों डुप्लीकेट बिल्कुल आदित्य और एडम जैसे ही हैं। डुप्लीकेट वर्जन में आदित्य और एडम की ऊंचाई, वजन और शारीरिक बनावट थी। यह ऐसा है जैसे किसी ने हमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया हो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अध्याय पसंद आया होगा। आज मैं एक और अध्याय अपलोड करना चाहता था लेकिन कल वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। मैं महीने के आखिरी दिन 2 या 3 अध्याय अपलोड करने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक अध्याय 2000 जोड़ शब्दों का होगा, लेकिन कोई वादा नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 276 तैरता द्वीप एक जंगली शेर। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 276 तैरता द्वीप एक जंगली शेर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम और आदित्य दोनों ही अपने अपने डुप्लीकेट को घूर रहे थे। आदित्य और एडम के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि दोनों डुप्लीकेट में उनकी शक्तियां और कौशल दोनों ही हैं। दोनों डुप्लीकेट में आदित्य और एडम जैसी ही शक्तियां थीं। यह एक मुश्किल लड़ाई होगी। आदित्य को अभी भी अपनी अधिकतम क्षमता का पूरी तरह से पता लगाना बाकी था। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया जो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके हमलों में से किसी एक का सामना कर सके और बच सके। आदित्य ने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन किंग उसके पूरे हमले से बच पाएगा, लेकिन उसे निराशा हुई कि वह भी बच नहीं सका। गुर्राहट। अगले ही पल तैरते हुए द्वीप के ऊपर का आसमान काला पड़ने लगा। गहरे लाल रंग के बिजली के बोल्ट वाले काले बादल द्वीप के ऊपर मंडराने लगे। आदित्य और उसके डुप्लीकेट संस्करण दोनों ने एक तूफान बुलाया। तूफान बुलाने से उनके दोनों निष्क्रिय कौशल बूस्ट सक्रिय हो गए हैं। हल्की थपकी। पूरे द्वीप पर भारी बारिश होने लगी। हालांकि चारों साधक बारिश से पूरी तरह अप्रभावित रहे। एडम और उसका नकली संस्करण भी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। असली और नकली के बीच एकमात्र मुख्य अंतर उनकी अभिव्यक्ति थी। डुप्लीकेट के चेहरे पर कोई भाव नहीं लिखा था। उनकी आंखें बहुत ठंडी थीं और उनमें कोई गर्मी नहीं थी।
उनकी आंखें मृत लोगों की आंखों जैसी ही थीं। डिंग, स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है। मेज़बान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 जोड़ बढ़ गई है। इन्फर्नो ओवरड्राइव, तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। डिंग, आपने इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय कर दिया है। आप एक बेसिक अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मन को छोड़कर आपके सभी आंकड़े 70% तक बढ़ गए हैं। डिंग, आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 जोड़ ताकत हासिल कर ली है। डिंग, आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश को सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 जोड़ मैना का उपभोग करके आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त किए हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब आदित्य ने इन सभी निष्क्रिय कौशलों को सक्रिय किया तो उसने सिस्टम से संदेश प्राप्त किया कि उसने अनदेखा कर दिया और अपने नकली संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जिसने भी वही निष्क्रिय कौशल सक्रिय किए थे। अभी आदित्य की आभा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। वे दोनों इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे आसानी से शीर्ष 5वें क्रम के साधकों का सामना कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एडम के साथ साथ उसके नकली संस्करणों को भी अपने संबंधित भयानक आभाओं के कारण नकली और असली आदित्य दोनों के पास खड़ा होना मुश्किल लगा। पिछले कुछ महीनों में उसकी शक्तियां कितनी बड़ी हैं। आदित्य के पास आदित्य से दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह आदित्य की आभा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भले ही वह चौथे क्रम का साधक था। जैसा कि एडम और बाकी सभी को याद है, आदित्य ने एडम और बाकी सभी के दिमाग में एक छाप छोड़ी थी जब उसने अपनी भयानक शक्तियों के साथ ग्लोबिन आक्रमण से लड़ने में उनकी मदद की थी। वह उनकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ता रहा और बार बार ऐसी चीजें करता रहा जो उन्हें असंभव लगती थीं, जिसने सभी के दिमाग और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। उस समय आदित्य सिर्फ तीसरे क्रम पर पहुंचा था और उस समय उसने कुछ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की थी जिसे हर कोई असंभव मानता था। किस्मत से उसका ड्रैगन वंश दिव्य रैंक पर पहुंच गया। उस लड़ाई के दौरान उसकी शक्तियां इतनी मजबूत हो गईं कि वह लगभग 5वें क्रम के भूत राजा को मारने में सक्षम था और साथ ही एक ही समय में कालकोठरी से बाहर आने वाले सभी लाखों भूतों का सफाया कर सकता था। अब जब आदित्य तीसरे क्रम के मध्य में पहुंच गया था तो एडम केवल कल्पना ही कर सकता था कि उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई होगी। पिताजी, आप इसका ध्यान रखें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए आदित्य और उसका नकली व्यक्तित्व दोनों एक साथ गायब हो गए। स्वूश, आदित्य के जंगल में गायब होने से पहले एडम ने केवल क्रिम्सन बिजली देखी। आदित्य के जाने के बाद एडम ने अपने नकली रूप को देखा। इसमें कुछ समय लगेगा। एडम ने अपनी गर्दन को तोड़ दिया क्योंकि उसने आखिरकार अपनी आभा और अपनी हत्या की मंशा को जंगली बना दिया। एडम को बिना किसी स्पष्ट कारण के एको डोमिनियन का जंगली शेर कहा जाता था। आदित्य को अपनी शक्तियों को जंगली होने दिए हुए काफी समय हो गया है। भूत के आक्रमण के बाद से वह आक्रमण के दौरान अपने क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में व्यस्त है। भूत प्रेत के आक्रमण के बाद 20,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार और बेघर हो गए। हालांकि सम्राट ने उसे राहत सहायता भेजी थी, फिर भी एडम को बहुत काम करना था। कुछ महीनों तक युद्ध न लड़ने से मेरे शरीर में जंग लग गई है। मानो किसी ने ढक्कन हटा दिया हो जो सारे काले धुएं को रोके हुए था। बोतल में दबा हुआ सारा काला हत्या का इरादा बाहर आ गया। अगले ही पल जंगल का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं से ढक गया। एडम के दोनों हाथों से निकले काले कोहरे ने जंगल के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। इस तथ्य के बावजूद कि एडम भूतों के आक्रमण में भूतों से लड़ रहा था, उसने कभी भी अपनी हत्या के इरादे को बेकाबू नहीं होने दिया क्योंकि वह जानता था कि इससे उसके साथियों और सहयोगियों के साथ साथ खुद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कमजोर दिमाग वाले लोग उसकी हत्या के इरादे से बच नहीं पाएंगे। अपनी पसंदीदा महान तलवार के साथ जंगली शेर अपने नकली संस्करण की ओर दौड़ा, ये देखने के प्रयास में कि क्या उसका नकली संस्करण वास्तव में उसे खुद को रोके बिना युद्ध का आनंद लेने की अनुमति देगा। नकली आदम भी आदम पर झपटा। अगले ही पल धातु की बड़ी तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई दी। झनकार। जब दोनों के बीच टकराव हुआ तो उनके नीचे की धरती फट गई और कुछ इंच गहरा गड्ढा बन गया, जबकि उनके आसपास के पेड़ दोनों तलवारों के टकराव के प्रभाव से ही उड़ गए। एडम के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी क्योंकि वह अपने नकली रूप को देख रहा था जिसमें कोई भावना नहीं थी। ये वह एडम था जो किसी की या किसी चीज की परवाह नहीं करता था। एडम हमेशा अपने बच्चों से भी अपने इस पहलू को छुपाता था क्योंकि वह अपने परिवार में किसी को भी डराना नहीं चाहता था। अपनी शादी के बाद केवल कुछ दुर्लभ प्राणियों ने एडम के इस पहलू को देखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी सौम्य दिखने वाली पत्नी सोफिया एडम को जंगली तरीके से लड़ते हुए देखने के बाद उसके प्यार में पड़ गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिलचस्प, मुझे दिखाओ कि तुम और क्या कर सकते हो। एडम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे चुनौतियों से प्यार था। शादी से पहले और सोफिया द्वारा जंगली शेर को काबू में करने से पहले एडम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे किसी भी चीज से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह वास्तव में जंगली था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसी रईस या अमीर व्यापारी या साम्राज्य के कमांडर या खुद सम्राट को नाराज करने जा रहा है, अगर इसका मतलब है कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है।
एडम ने बड़ी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे उसकी मांसपेशियां उभरने लगीं और उसकी नसें उसकी भुजाओं पर दिखाई देने लगीं। अपने हमले को और भी घातक बनाने के लिए उसने अपनी मन को बड़ी तलवार में मिला दिया, जिससे काली बड़ी तलवार गहरे बैंगनी रंग में चमकने लगी। आदम के नकली संस्करण ने भी यही किया। अगले ही पल दोनों ने अपनी तलवारें तिरछी घुमाईं। बूम! इस बार पूरे इलाके में एक शक्तिशाली झनकार की आवाज़ सुनाई दी। जब दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उससे 10 मीटर की रेंज में मौजूद हर चीज़ नष्ट हो गई। यहाँ तक कि ज़मीन भी कांच के टुकड़े की तरह फट गई और 5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। दोनों के हमलों के पीछे की ताकत इतनी मजबूत थी कि दोनों को ही प्रभाव से कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हमले के बाद एडम ने नीचे देखा और अपनी बाहों को देखा जो थोड़ी सी कांप रही थीं। हमले के प्रभाव से उसकी बाहें कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गई थीं। ये देखकर एडम के चेहरे पर एक और जंगली मुस्कान आ गई। ये युद्ध का असली रोमांच है। दर्द सिर्फ एक मसाला है जो पूरी चीज़ को और भी ज़्यादा रोमांचक और रोमांचकारी बनाता है। यह ऐसी लड़ाई है जिसे मैं हमेशा से चाहता था। मुझे और लाओ। एडम ने एक बार फिर अपने नकली रूप पर हमला करने से पहले शेर की तरह जोर से दहाड़ लगाए। नकली एडम ने भी एडम पर हमला किया। झनकार! बूम! एक बार फिर दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, जिससे चिंगारियां निकलीं। उनके हमलों के प्रभाव से एक बार फिर इस द्वीप और इसकी भूमि को नुकसान पहुंचा। बूम! 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 अगले 10 सेकंड में दोनों की बड़ी तलवारें बार बार टकराईं। एक निश्चित बिंदु के बाद एडम को लगा कि बार बार होने वाले प्रहार से उसकी भुजाओं की हड्डियां टूटने लगी हैं। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और कभी कभी तो वह सुन्न भी हो जाता था। हालांकि ये दर्द ही था जिसने एडम को और भी उत्तेजित कर दिया। चलो हम चीज़ों को अगले स्तर पर ले जाएं, ठीक है? ये कहकर एडम गायब हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 277 जब दो बिजली के बोल्ट टकराते हैं। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 277 जब दो बिजली के बोल्ट टकराते हैं। एड्स बाय पबफ्यूचर। इस दौरान आदित्य और नकली आदित्य ने द्वीप के चारों ओर अपनी पूरी गति से एक दूसरे का पीछा किया। उनके शरीर से निकलने वाली लाल बिजली ने पेड़ों को नष्ट कर दिया। एक दूसरे के पीछे भागते समय दोनों ने अपनी तलवारों से लड़ाई की। शुरुआत में आदित्य ने पानी का परीक्षण करने और इस नकली संस्करण के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ चालों का आदान प्रदान किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, नकल उसमें दोष ढूंढकर हमले को रोकने में सक्षम थी। लगभग 5 मिनट तक चालें बदलने के बाद आदित्य ने और अधिक आक्रामक तरीके से लड़ने का फैसला किया। केवल तलवार से हमला करना ही काफ़ी नहीं होगा। क्रिम्सन लाइटनिंग ड्रैगन 30 मीटर लंबा पूर्वी ड्रैगन बना। पूर्वी ड्रैगन पूरी तरह से लाल बिजली से बना था। नकली आदित्य ने भी ऐसा ही किया। दोनों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गर्जन। दोनों लाइटनिंग ड्रैगन एक दूसरे पर हमला करने से पहले धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाते हैं। बूम! धमाका! लाल रंग की बिजली तैरते हुए द्वीप पर गिर रही थी। हर सेकंड 5 या 10 से ज़्यादा लाल रंग की बिजली द्वीप के अलग अलग हिस्सों पर गिरती थी। हर बार जब बिजली गिरती थी तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था जो 20 मीटर से ज़्यादा गहरा होता था। हर सेकंड के साथ ये द्वीप धीरे धीरे हरे भरे जंगल से सैकड़ों गहरे और बड़े गड्ढों में बदल रहा था। इस कारण के लिए 2 प्राणी जिम्मेदार थे। उन्हें इस द्वीप को नष्ट करने से रोकने वाला कोई नहीं था। ये दोनों प्राणी एक ही व्यक्ति थे जिनके पास एक जैसी शक्तियां थीं। झनकार! धमाका! झनकार! धमाका! दोनों के शरीर लाल बिजली के लबादों से ढके हुए थे। दोनों इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्हें पूरे द्वीप का चक्कर लगाने में बस कुछ सेकंड लगे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर स्थित महल से इस तैरते द्वीप में क्या हो रहा है ये देखे तो उसे द्वीप के चारों ओर दौड़ती हुई और पूरे द्वीप को नष्ट करती हुई 2 लाल बिजली की चमक दिखाई देगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कल की आई दुनिया के लिए आज से तैयारी करें। कल की आई दुनिया के लिए आज से तैयारी करें। इंटेल। दोनों ने द्वीप के चारों ओर अपनी पूरी गति से दौड़ते हुए लड़ाई की। दोनों लाल प्रकाश किरणें कुछ ही सेकंड में टकरा गईं और द्वीप का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया। लेकिन अचानक दोनों विपरीत दिशाओं में भागने लगे। द्वीप के किसी दूसरे हिस्से में दोनों दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। इससे दोनों 100 मीटर से ज़्यादा दूर उड़ गए। बूम! जब ये सब हो रहा था तभी आसमान से और भी भयंकर लाल बिजली गिरने लगी। जब भी लाल बिजली आदित्यों में से किसी पर गिरती तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। खांसी। यह एक अच्छा मुक्का था। अपने नकली संस्करण से 200 मीटर से अधिक दूर आदित्य मलबे से खड़ा था। वह खून खांसने लगा क्योंकि मुक्का उसे खून खांसने के लिए मजबूर कर रहा था। आदित्य को यकीन था कि उसका नकली रूप भी अभी खून खांस रहा होगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। मैं चीज़ों को खींचता रह सकता हूँ।
इस लड़ाई के साथ मैं अपनी अधिकतम क्षमता का पता लगाना चाहता हूँ। आदित्य ने अपने सामने मुट्ठी भर आकार का क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब बुलाया। अपनी उंगली के झटके से उसने मुट्ठी भर आकार का क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब नकली आदित्य की ओर भेजा। जैसे जैसे क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब नकली की ओर बढ़ा, ये धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा। 1 सेकंड में क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब का आकार तेजी से बढ़ गया। एडम, जो अपने नकली व्यक्तित्व से लड़ने में व्यस्त था, ने तैरते हुए द्वीप के दूसरी तरफ से ये देखा। क्या वह मुझे भी मारने की योजना बना रहा है? एडम ने टिप्पणी की जब वह द्वीप के दूसरी ओर 100 मीटर की विशाल लाल रंग की ज्वाला को देख रहा था। इस दूरी से वह इस गोले की भयानक गर्मी को महसूस कर सकता है। गोले का तापमान इतना भयानक था कि उसके आसपास के सभी पेड़ जलने लगे थे। द्वीप के सभी कीड़े गोले की गर्मी से तुरंत मर गए। जब क्रिम्सन फ्लेम ऑर्ब नकली आदित्य की ओर बढ़ रहा था, तो नकली ने भी आदित्य की नकल की और उसी तरह का हमला किया। एडम ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसने एक और विशाल लाल ज्वाला वाला गोला देखा। शिट! उसने द्वीप के किनारे पर भागने से पहले अपने नकली के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। फिर उसने अपने मन का उपयोग करके उसके चारों ओर एक बड़ा ऊर्जा बुलबुला बनाया, इस उम्मीद में कि यह ऊर्जा बुलबुला उसकी रक्षा करने में सक्षम होगा, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। आदित्य आदित्य की तरह उड़ नहीं सकता। उड़ने में सक्षम होने के लिए उसे 5वें क्रम तक पहुंचना होगा। और उसे पता नहीं था कि बादल के नीचे क्या है। ये समुद्र हो सकता है या इससे भी अधिक भयावह कुछ हो सकता है। जैसे ही दोनों लाल रंग की ज्वालाएं एक दूसरे से टकराईं, दोनों में विस्फोट हो गया। लाल रंग की ज्वाला तेजी से हर जगह फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक विशाल लाल रंग की ज्वाला की लहर तैरते हुए द्वीप से टकरा गई हो। जैसे ही लाल रंग की ज्वालाएं हर जगह फैल गईं, जल्द ही पूरा तैरता हुआ द्वीप जलने लगा। बहुत सारा धुआं निकल रहा था। द्वीप पर हरियाली का हर कण पूरी तरह राख में बदल गया था। यहाँ तक कि जमीन भी जलकर काली हो गई थी। क्रिम्सन फ्लेम वेव ने आदित्य और एडम दोनों को भी प्रभावित किया। असली और नकली दोनों। एडम ने अपने चारों ओर ऊर्जा बुलबुले बनाकर खुद को सुरक्षित रखा। हालांकि जैसे ही फ्लेम वेव ने उनके अवरोध को मारा, बुलबुला तेजी से टूटने लगा। ऊर्जा बुलबुले में दरारें दिखाई देने लगीं। ये देखकर ऊर्जा बुलबुले को नष्ट होने से बचाने के लिए दोनों एडम ने अपने अवरोध में और अधिक मैना डाला। जैसे ही उन दोनों ने अपना 80% से अधिक मैना डाला, उसके मुंह के किनारे से खून की एक छोटी सी धार निकली। अपने मैना रिजर्व की इतनी बड़ी मात्रा का एक बार में उपयोग करने से वह निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो गया था। एडम का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसके चेहरे से खून निचोड़ लिया हो। जैसे ही द्वीप के हर कोने और हर इंच तक फैली लाल ज्वाला की लहर शांत हुई, दोनों दिव्य ड्रैगन ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं इस द्वीप पर नहीं लड़ सकता। ये द्वीप शायद हमारे हमले के प्रभाव से ढह जाएगा। ये देखते हुए कि उसने द्वीप के साथ क्या किया है, आदित्य ने आकाश में लड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसके ड्रैगन पंख फैल गए, वह आकाश की ओर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रिपेयर टुडे फॉर टुमारोज एआई वर्ल्ड। प्रिपेयर टुडे फॉर टुमारोज एआई वर्ल्ड। इंटेल। हालांकि जैसे ही वह ऊपर उड़ने लगा, उसी समय उसे अपना नकली रूप नजर आया जो अभी भी उसे देख रहा था। उसके बाद जो हुआ वह बहुत तेज था। हालांकि आदित्य के लिए वह पल भी धीमा था। वह उस सेकंड में हुई हर एक चीज को याद कर सकता है और उसे समझ सकता है। आदित्य ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसने देखा कि उसके नकली का पूरा शरीर लाल बिजली के बोल्ट में बदल रहा था। आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि उसका नकली क्या कर रहा है। आदित्य के लिए भी ऐसे हमले से बच पाना असंभव था। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर आदित्य ने भी अपने उस कौशल का इस्तेमाल किया। क्रिम्सन बिजली झपकी। जैसे ही आदित्य ने क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक पैसिव स्किल को सक्रिय किया, उसने देखा कि द्वीप से एक लाल रंग की बिजली उसकी दिशा में आ रही है। बिजली इतनी तेज गति से चल रही थी कि उसके लिए उसे चकमा देना असंभव था। उस पल मानो समय की रफ्तार धीमी हो गई हो। आदित्य के इर्द गिर्द सब कुछ बहुत धीमी गति से हो रहा था। आदित्य दोनों आदम को जमीन पर जमे हुए देख सकता था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे द्वीप से निकल रहा धुआं भी इतना धीमा हो गया था कि आदित्य को भी लगा कि क्या सब कुछ रुक गया है। हालांकि उसकी आंखें इतनी तेजी से चल सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस लाल बिजली के बोल्ट को देखकर जो बहुत धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह अपना शरीर हिला नहीं सकता था। आदित्य कुछ नहीं कर सका, बस देखता रहा कि एक लाल रंग की बिजली उसकी ओर आ रही है। जैसे ही बिजली का बोल्ट उसके शरीर को छूने वाला था, उसका शरीर भी तेजी से बिजली के बोल्ट में बदलने लगा। अगले ही पल दो लाल बिजली के बोल्ट एक दूसरे से टकराए। क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक। तीसरा क्रम। विवरण। मोल्टेन वोल्ट का एक दुर्लभ विकसित रूप। ये कौशल आग और बिजली की प्रकृति का एक संयोजन है। तीसरे क्रम तक पहुंचने के बाद इस कौशल को अब क्रिम्सन ब्लिंक से क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक में अपग्रेड किया गया है। होस्ट पूरे ब्रह्मांड में ये कौशल रखने वाला पहला व्यक्ति है। अंक्शन 1। जब उपयोगकर्ता बिजली के बोल्ट में बदल जाता है तो अगले 20 सेकंड के लिए उपयोगकर्ता की गति 800 जोड़ बढ़ जाएगी। फंक्शन 2। क्रिम्सन लाइटनिंग में बदलने के बाद किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक हमला उपयोगकर्ता को प्रभावित नहीं करेगा। नोट। क्रिम्सन ब्लिंक प्रत्येक उपयोग के बाद 12 घंटे की कूल डाउन अवधि में प्रवेश करेगा। बूम। दोनों आदित्य दो विपरीत दिशाओं में उड़ गए।
ये प्रभाव इतना दर्दनाक था कि कुछ सेकंड के लिए दोनों अस्थायी रूप से बेहोश हो गए। तीव्र दर्द से दोनों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वे बिजली की स्थिति में थे, लेकिन उनके दिमाग ने जो दर्द महसूस किया वह एक नश्वर या जीवित प्राणी के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था। जैसे ही यह हुआ, कुछ अविश्वसनीय हुआ। ग्रह के टूटने की आवाज़ के साथ काले बादलों में मौजूद सभी लाल बिजली के बोल्ट आसमान से गिरने लगे। मानो बारिश हो रही हो, अनगिनत लाल बिजली के बोल्ट तैरते हुए द्वीप पर गिरने लगे। यहाँ तक कि एडम और उसका नकली व्यक्तित्व भी एक या दो बिजली के बोल्ट से बच नहीं सका। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। सभी को नमस्कार। पिछले 2 दिनों में अपलोड न कर पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं आपको कोई बहाना दे रहा हूँ, लेकिन इन 2 दिनों में कुछ अप्रत्याशित कारणों से मैं एक अध्याय नहीं लिख पाया। मेरी गलती के कारण मैं 2 या 3 घंटे तक अपने ही घर के बाहर खड़ा रहा। मैं चाबियां अपने साथ ले जाना भूल गया। मैं उस समय लिखने की योजना बना रहा था, इसलिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय के साथ साथ छूटे हुए दिनों के लिए 2 अतिरिक्त अध्याय अपलोड करूंगा। चूंकि कल शुक्रवार है, तो उम्मीद है कि मैं कल तक सब कुछ अपलोड कर सकूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रेप फॉर द फ्यूचर विद इंटेल पावर्ड IPCS। प्रेप फॉर द फ्यूचर विद इंटेल पावर्ड IPCS। इंटेल। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 278 मूल ड्रैगन आई अतीत की स्मृति। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 278 मूल ड्रैगन आई अतीत की स्मृति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 मिनट के बाद काले तूफानी बादल गायब होने लगे। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, एडम ने राहत की सांस ली। जंगली शेर इस समय एक गड्ढे में पड़ा था। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। उसने बहुत सारा खून खांसकर बाहर निकाला था। खांसी। क्या वह बदमाश मुझे मारने की कोशिश कर रहा था या क्या? एडम खांसते हुए बोला, जबकि वह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। एडम को पता ही नहीं चला कि अभी क्या हुआ। उसने देखा कि आसमान से अनगिनत लाल बिजली के बोल्ट गिर रहे थे। बिजली के बोल्ट इतने तेज थे कि एडम समय रहते बच नहीं पाया। वह कई लाल बिजली के बोल्टों से मारा गया। सौभाग्य से लाल बिजली की शक्ति एक ही बिजली के बोल्ट में केंद्रित नहीं थी, अन्यथा एडम की मौत हो जाती। पहाड़ की चोटी पर स्थित पूरा तैरता हुआ द्वीप और प्राचीन महल नष्ट हो गया। वर्तमान स्थिति में ये तैरता हुआ द्वीप क्षतिग्रस्त भूमि के एक बड़े टुकड़े से अधिक कुछ नहीं है, जिस पर विभिन्न आकार और आकारों के छोटे और बड़े गड्ढे हैं। एडम की हालत और भी खराब थी। उसने अपना मन खो दिया था। उसका हाथ बहुत बुरी हालत में था। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और उसके दाहिने हाथ की त्वचा जल गई थी। उसने जो कपड़े पहने थे वे फट गए थे। केवल एक चीज़ जिसे लाल बिजली के बोल्टों से नुकसान नहीं पहुंचा था, वह थी उसकी 5 सितारा महान तलवार। एडम ने 5 स्टार हीलिंग पिल निकाली और उसे खा लिया। जैसे जैसे उसका शरीर ठीक होने लगा, वह सोचने लगा कि वह कहाँ चला गया। आदित्य कहाँ है? उसी समय एडम ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसका नकली संस्करण कहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या नकली एडम अभी भी जीवित है। आखिरी बार जब एडम ने उसे देखा था तो उस पर लाल रंग की बिजली की 4 बोल्ट गिरी थीं, जिससे वह उड़कर कहाँ चला गया था कोई नहीं जानता। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। आदित्य के आसपास की दुनिया बहुत अजीब जगह थी। आदित्य ने खुद को हीरे से बने सिंहासन पर बैठा पाया। हीरे का सिंहासन बहुत नर्म और बहुत आरामदायक था। सिंहासन के पीछे ड्रैगन में सैकड़ों से ज्यादा अलग अलग ड्रैगन के तराजू जड़े हुए थे। सिंहासन का रंग गहरा लाल था। सिंहासन का रंग आदित्य के ड्रैगन वंश के नाम से मेल खाता था। जहां तक आसपास की बात है, वह एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। कमरा इतना बड़ा था कि वह दीवारें नहीं देख पा रहा था। एक और बात जो आदित्य ने नोटिस की वह ये कि वह अंधेरे में नहीं देख सकता था। उसकी निष्क्रिय कौशलता उसे अंधेरे में देखने की अनुमति देती थी, लेकिन यहाँ उसकी निष्क्रिय कौशलता ठीक से काम नहीं कर रही थी। कमरे का फर्श काले संगमरमर से बना था। फर्श बहुत चमकदार और चिकना था। आदित्य को अपने प्रतिबिंब के निशान भी दिखाई दे रहे थे। उसके सामने 10 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा कैंप फायर था। सामान्य लौ की बजाय ये लाल रंग की लौ थी। कैंप फायर की वजह से आदित्य को पता चला कि कैंप फायर के पार एक और सिंहासन था। दूसरा सिंहासन उसके सिंहासन के सामने उससे 20 मीटर की दूरी पर स्थित था। हालांकि उनके सिंहासन के विपरीत, जो कि गहरे लाल रंग का था और उसमें विभिन्न ड्रैगन के तराजू लगे हुए थे, दूसरा सिंहासन लकड़ी से बना था। सिंहासन गहरे हरे रंग का था। उस सिंहासन के पिछले हिस्से में हरे रंग के ड्रैगन के तराजू लगे हुए थे। ये कौन सी जगह है? आदित्य ने खुद से पूछा। उसने ये समझने की कोशिश की कि वह कहाँ है, लेकिन जैसे उसकी निष्क्रिय क्षमताएं यहाँ काम नहीं कर रही थीं, वैसे ही उसकी उच्च इंद्रियां भी काम नहीं कर रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जगह कुछ स्वप्नलोक जैसी है। आदित्य ने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनी। बूढ़े आदमी का लहजा दयालुता और गर्मजोशी से भरा था।
आदित्य को लगा कि वह इस बूढ़े आदमी से पहले भी एक बार मिल चुका है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ मिला था। बूढ़े आदमी ने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। उसका चेहरा झुर्रीदार था, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल थे जिन्हें उसने पोनीटेल में बांधा हुआ था। बूढ़े आदमी की सबसे आकर्षक चीज़ उसकी गहरी हरी आंखें थीं। बूढ़ा आदमी आदित्य जितना लंबा था। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? आदित्य ने पूछा। आदित्य बता सकता है कि यह बूढ़ा आदमी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था। वास्तव में वह इस बूढ़े आदमी की दयालुता और गर्मजोशी को महसूस कर सकता है। अगर आदित्य के कभी दादा होते तो वह कुछ इस बूढ़े आदमी की तरह दिखते। हा, क्या तुम मुझे भूल गए हो आदित्य? बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही ये शब्द कहे, चारों ओर का माहौल एक बार फिर बदल गया। आदित्य ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसने खुद को अपने पुराने बेडरूम में पाया। ये वही बेडरूम था जहां वह रहता था। ये राजकुमार का बेडरूम था। आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जगह को फिर से देखेगा। कैंप फायर और अंधेरा गायब हो गया। आदित्य बूढ़े आदमी का चेहरा और भी साफ देख पा रहा था। अचानक जैसे उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ, बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। योजक चिन्ह, फ्लैशबैक अंडरस्कोर। पिताजी, यह आदमी कौन है? छोटे आदित्य ने पूछा। आदित्य अपनी मां के पीछे छिपकर अपने पिता के सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने आया था। वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सम्राट जो आदित्य के पिता थे, इस बूढ़े व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। आदित्य और उसकी मां बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए बैठक कक्ष में आए। 3 साल के आदित्य ने बूढ़े व्यक्ति को पहली बार देखा था, जबकि उसके माता पिता ऐसे लग रहे थे जैसे वे बूढ़े व्यक्ति को लंबे समय से जानते हों। उसके पिता ने बूढ़े व्यक्ति को चाचा भी कहा। हा, तो ये छोटा आदित्य है, स्वर्गीय ड्रैगन साम्राज्य का राजकुमार। बूढ़े आदमी ने आदित्य को प्यार से मुस्कुराया। आदित्य की मां ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आदित्य को बूढ़े आदमी के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आदित्य को देखकर उसके पिता भी मुस्कुरा रहे थे। जब आदित्य छोटा था तो उसके माता पिता उसे लाड़ प्यार करते थे। वे उससे प्यार करते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन ये तब बदल गया जब उन्हें पता चला कि वह अपने ड्रैगन वंश को नहीं जगा सकता। नन्हा आदित्य आगे बढ़कर बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़े आदमी ने आदित्य को उठाया और फिर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए आदित्य के सिर को धीरे से सहलाया। एक नज़र में बूढ़ा आदमी यह बताने में सक्षम था कि आदित्य के वंश में कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा अपने ड्रैगन वंश को जगाने में सक्षम नहीं होगा। इस बच्चे का भविष्य बहुत कठिन होगा। बूढ़ा आदमी आदित्य की मदद करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ नहीं कर सकता था। बूढ़े ने आदित्य के माता पिता को कुछ भी न बताने का निर्णय लिया और सब कुछ अपने आप चलने दिया। चाचा, आप कहाँ थे? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी। आदित्य के पिता इस बूढ़े व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे, चूंकि यह बूढ़ा व्यक्ति आदित्य के दादा का सबसे अच्छा दोस्त था। आदित्य के दादा के निधन के बाद इस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सबसे अच्छे दोस्त की जगह ले ली और उसके सबसे अच्छे दोस्त के बच्चे की देखभाल की। सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य के समृद्ध और इतने शक्तिशाली होने का एक कारण ये बूढ़ा व्यक्ति ही था। इतना बूढ़ा और कमज़ोर दिखने के बावजूद ये व्यक्ति ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। मैं भेष बदलकर दूसरे महाद्वीपों की यात्रा कर रहा था। आज मैं आप दोनों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। क्या हुआ अंकल? आदित्य के पिता और माँ अचानक बहुत चिंतित दिखे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरा समय समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा। आदित्य को जो आखिरी बात याद है वह है अपने माता पिता के उदास चेहरे देखना। उसके पिता लगभग आंसू बहाने की कगार पर थे, जबकि उसकी माँ सदमे में अपना मुंह ढक रही थी। योजक चिन्ह, फ्लैशबैक का अंडरस्कोर। दादाजी, आदित्य को यकीन था कि यह बूढ़ा आदमी मर चुका है। वह जानना चाहता था कि उसके बाद क्या हुआ। ये याद उसके मन में कई सवाल छोड़ गई। तो क्या अब तुम्हें मेरी याद आ गई है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर क्या हुआ? आदित्य ने अधिक जानने की इच्छा से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारे माता पिता भावुक हो गए थे। मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा छोटा रूप तुम्हारे माता पिता के साथ रोए। बूढ़ा आदमी हंसा। वह दुखी नहीं लग रहा था, इसके बजाय वह अपने माता पिता को याद करके खुश लग रहा था। जैसे आदित्य जो पूछना चाहता था उसे समझकर बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मर गया हूँ। बहुत समय पहले तुम्हारे दादा और मैंने एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई की थी जो इतना शक्तिशाली था कि उसे हराने के लिए हम दोनों की शक्तियों की ज़रूरत थी। हालांकि हमने कई चीज़ों का गलत अनुमान लगाया और अंत में तुम्हारे दादा को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं भी बुरी तरह घायल हो गया था, एक ऐसी चोट जो ठीक नहीं हो सकती। शायद प्रकृति की देवी और कीमिया की देवी मिलकर मुझे ठीक कर सकती थीं। लेकिन उस समय वे दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। उनके माता पिता भी बहुत छोटे थे। आदित्य ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसके पास बहुत सी बातें थीं जो वह इस बूढ़े आदमी से पूछना चाहता था।
मुझे पता था कि मेरे पास जीने के लिए कुछ साल बाकी हैं। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिम्मेदारी संभाली जैसा कि मैंने वादा किया था और सेलेस्टियल ड्रैगन साम्राज्य की रक्षा की जब तक कि साम्राज्य खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गया। अपने अंतिम वर्षों में मैंने सभी महाद्वीपों की यात्रा की। अपनी यात्रा में मैंने कई दिलचस्प चीज़ें खोजीं। मैंने अपने पीछे एक छोटी सी विरासत भी छोड़ी है। जो कोई भी उस विरासत को प्राप्त करने में कामयाब होता है उसे शिखर 5वें क्रम तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने बहुत लंबा जीवन जिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि मेरी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले मुझे एक बहुत ही अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। कुछ मूल ड्रैगन्स में से एक होने के नाते मेरे पास ड्रैगन की क्षमता को देखने की अनोखी शक्ति है। मुझे एक दृश्य दिखाई दिया कि निकट भविष्य में ड्रैगन सम्राट आने वाला है। ड्रैगन सम्राट इस ग्रह पर बचे हुए सभी मूल ड्रैगन्स और सभी ड्रैगन को एकजुट करने वाला है। ड्रैगन सम्राट दिव्य ड्रैगन वंश का स्वामी बनने वाला है। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। जब मुझे पता चला कि एक ड्रैगन सम्राट होने वाला है तो मैं बहुत उत्साहित था। पहली बार मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि मैं ड्रैगन सम्राट से मिलने से पहले ही मरने वाला था। इसलिए अंत में मैं और अन्य मूल ड्रैगन एक साथ आए और एक प्राचीन अनुष्ठान किया जहां मैंने अपनी आत्मा के एक हिस्से का बलिदान दिया जिससे मैं हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया और मेरी जीवन प्रत्याशा भी आधे साल कम हो गई। लेकिन बदले में मेरी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा ड्रैगन सम्राट से उसकी अचेत अवस्था में मिल सकेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन सम्राट तुम हो आदित्य। क्यों? आदित्य ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो मैंने देखा कि तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुम्हारे जन्म के समय ही जानबूझकर कुछ किया हो। इसने तुम्हें ड्रैगन किंग के वारिस को उसके ड्रैगन वंश को जगाने से रोक दिया। दुर्भाग्य से न तो मैं और न ही कोई ओरिजिनल ड्रैगन इसे हल करने के लिए कुछ कर सका। आदित्य की आंखें सदमे से भरी हुई थीं। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मेरे माता पिता को क्यों नहीं बताया? आदित्य ने गुस्से में पूछा। किसने कहा कि मैंने नहीं किया? जब मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो मैंने उन्हें इस बारे में बताया। तुम्हारे माता पिता दोनों ने इस खबर को सकारात्मक रूप से लिया और कहा कि वे इसका समाधान खोजने जा रहे हैं। अभी सब कुछ बिखर रहा था। अनजाने में उसकी दाहिनी आंख से आंसू की एक बूंद निकली और उसके दाहिने गाल पर लुढ़क गई। अगर उन्हें पता था तो वे मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? अगर उन्हें पता था कि मैं एक कलंक हूं तो उन्होंने मुझे घर से निकालने से पहले इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? आदित्य का दिमाग उथल पुथल हो रहा था। अपने माता पिता द्वारा घर से निकाले जाने के बाद पहली बार वह उनसे मिलना चाहता था ताकि उनसे कुछ जवाब पूछ सके। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मूल्यवान गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 279 चेतावनी एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 279 चेतावनी एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उन्हें पता था तो वे मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? अगर उन्हें पता था कि मैं एक कलंक हूं तो उन्होंने मुझे घर से निकालने से पहले इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? आदित्य का दिमाग उथल पुथल हो रहा था। अपने माता पिता द्वारा घर से निकाले जाने के बाद पहली बार वह उनसे मिलना चाहता था ताकि उनसे कुछ जवाब पूछ सके। आदित्य हमेशा यही सोचता था कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह अपने ड्रैगन वंश को जगाने में असफल रहा है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी जो शब्द उससे कह रहा था वह उसके विश्वास के विपरीत थे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। एक पल के लिए आदित्य ने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इतने सालों में उसने जो दर्द सहा है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आदित्य ने सच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बूढ़ा आदमी आदित्य के चेहरे को एक सेकंड के लिए घूरता रहा और फिर आहें भरता रहा। जबकि मैं आपके द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा के लिए माफ़ी मांगता हूं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरे पास अपने ड्रैगन सम्राट से इस बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। बूढ़ा आदमी माइकल झूठ नहीं बोल रहा था। उसने ये सब सिर्फ ड्रैगन सम्राट से मिलने के लिए किया। इससे पहले कि वह जानता कि ड्रैगन सम्राट कौन है, उसके दिल में भविष्य के ड्रैगन सम्राट के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा थी। आदित्य चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अतीत की यादें याद आने लगीं। अपने परिवार के साथ बनाई गई सारी खुशनुमा यादें सामने आने लगीं। जब उन्हें और दूसरों को पता चला कि वह अपने ड्रैगन वंश को नहीं जगा सकता तो उसके माता पिता का व्यवहार बदल गया। धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने आदित्य से खुद को दूर कर लिया और उससे प्यार करना बंद कर दिया। माइकल ने आदित्य को अपना समय लेने दिया। उसने देखा था कि इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। उसके आसपास की परिस्थितियों ने उसे बहुत जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर किया होगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसने कितनी कठिन जिंदगी जी है। 40 मिनट से ज्यादा की खामोशी के बाद आदित्य ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और माइकल को ठंडे अंदाज में देखा।
तुम क्या चाहते हो? माइकल ने देखा कि आदित्य अपनी भावनाओं को ठंडे मुखौटे से छिपा रहा था। ये देखकर माइकल अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। मैं यहाँ ड्रैगन सम्राट से मिलने आया हूँ और उसे उस चीज़ के बारे में चेतावनी देने आया हूँ जो पूरे ग्रह पर आने वाली है। आदित्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई। मुझे किस बात की चेतावनी दोगे? मैंने एक सपना देखा था जिसमें ड्रैगन सम्राट इसके केंद्र में था। ड्रैगन सम्राट को बहुत शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से प्रत्येक के पास एक महाद्वीप को नष्ट करने की शक्ति है। यदि उनमें से एक भी पीछे रह गया तो वे भूमि पर अंतहीन अराजकता ला सकते हैं। ड्रैगन सम्राट को इन दुश्मनों से लड़ने के लिए इस दुनिया की सभी ड्रैगन जातियों और ड्रैगन कुलों को एकजुट करना होगा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद आदित्य ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी मदद नहीं कर रही हैं। मेरे दुश्मन कौन हैं? वे अब कहाँ हैं? उनके पास किस तरह की शक्ति है? उनमें से कितने हैं? मैं अपने ड्रैगन सम्राट से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे सपनों में मैंने केवल उस अराजकता की कुछ झलक देखी है जिसे उन्होंने खरीदा है। हालांकि हर चीज़ का केंद्र डाइंग आइल महाद्वीप होगा। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके दुश्मन एक निश्चित तत्व के स्वामी होंगे। उनमें से प्रत्येक एक निश्चित तत्व का उपयोग करने में माहिर होगा। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको सभी देवियों को एक साथ लाना होगा। अगर एक भी देवी आपके खिलाफ खड़ी होती है तो आपके जीतने की संभावना बेहद मुश्किल होगी। मैं आपकी बातों पर विश्वास क्यों करूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया। उसका शरीर धूल में बदलने लगा, लेकिन धूल में बदलने से पहले उसने आदित्य को ये शब्द छोड़े, तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। आदित्य ने सिंहासन के सामने उड़ती धूल को देखते हुए कहा, मेरा नाम माइकल है। हालांकि आवाज़ बहुत कमज़ोर और धीमी थी, आदित्य उसे सुन पा रहा था। सिंहासन के ऊपर तैरते धूल के कण गायब होने लगे। माइकल चला गया था, लेकिन उसने ड्रैगन सम्राट को उलझन में डाल दिया था। ड्रैगन सम्राट खुद से सवाल कर रहा था। वह अपनी याददाश्त पर सवाल उठा रहा था। वह अपने माता पिता के लिए अपनी भावनाओं पर सवाल उठा रहा था। अपने माता पिता के लिए उसकी नफरत हिल रही थी। माइकल, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं भविष्य में अन्य मूल ड्रैगन की तलाश करूंगा, आदित्य ने धीरे से कहा, जैसे सपनों की दुनिया ढहने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एडम से 100 किलोमीटर दूर आदित्य एक गहरे गड्ढे में पड़ा था। उसका शरीर पत्थरों और मलबे के ढेर के नीचे दबा हुआ था। आदित्य बेहोश हो चुका था। उसे बेहोश हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। दरार। उसके दाहिने हाथ में थोड़ी देर के लिए हल्की सी हरकत हुई, फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। होश में आने के बाद आदित्य ने खुद को पत्थरों और मलबे के नीचे दबा हुआ पाया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। आदित्य को यकीन था कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थीं और कई हड्डियां चटक गई थीं। जिस गति से उसे उड़ाया गया था वह आदित्य के लिए भी बहुत तेज थी। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि वह बच गया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अभी मैं बस वापस जाकर अपनी पत्नी की गोद में लिपट जाना चाहता हूँ। वह दर्द से कराह उठा। अजीब बात यह है कि उसे थोड़ा आलस भी महसूस हो रहा था। उसे लगा कि यहाँ कुछ और घंटे पड़े रहना बुरा नहीं होगा। कुछ मिनटों के बाद आदित्य के खड़े होते ही उसके शरीर पर लगे सभी मलबे और पत्थर उड़ गए। उसने एक उपचार की गोली निकाली और अपने शरीर को ठीक करने के लिए उसे खा लिया। जब भी मेरी जान को खतरा होता है, मेरी पत्नी की गोलियां हमेशा मुझे बचा लेती हैं। उसकी गोलियों के बिना मैं शायद अब तक मर चुका होता। 10 मिनट बाद आदित्य का शव बरामद हुआ। मैं कहाँ हूँ? इस्तारिन राजा ने चारों ओर नज़र घुमाते हुए सोचा। वह ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। उसे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद पास में कोई नदी है। उसे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य को जल्द ही अपना जवाब मिल गया क्योंकि वह ज़मीन से 100 मीटर ऊपर उड़ रहा था। वह एक और तैरते हुए द्वीप से टकरा गया था। तो इस दुनिया में और भी तैरते हुए द्वीप हैं। आदित्य को इस बात का यकीन था। अगले 10 या 15 घंटों तक आदित्य इधर उधर भटकता रहा। वह एडम को खोज रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में खोजना चाहिए। अपनी यात्रा में आदित्य को कई चीज़ें मिलीं। उसे एक तैरते हुए द्वीप में एक बड़ा सोने का पत्थर मिला। सोने का पत्थर 15 मीटर बड़ा था और शुद्ध सोने से बना था। वह इसे पीछे नहीं छोड़ने वाला था। उसने पत्थर को अपने साथ ले लिया और फिर सोचता रहा। आदित्य जिस द्वीप पर आया था वहां उसे एक अजीब तरह की चट्टान मिली। चट्टानें तैर रही थीं। जब वह द्वीप के पास से उड़ रहा था तो तैरती हुई चट्टानों ने उसका ध्यान खींचा। करीब से देखने पर उसने पाया कि तैरती हुई चट्टानें एक तरह के क्रिस्टल थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। तैरती हुई चट्टानें थोड़ी पारदर्शी थीं। वे गहरे बैंगनी रंग की थीं। प्रत्येक चट्टान अलग अलग आकार और साइज की थी। जैसे ही आदित्य ने मुट्ठी भर धातु को छुआ उसे उसका विवरण समझ आ गया। एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल 3 स्टार मेटल। विवरण: एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर सकता है और तैरता रह सकता है। क्रिस्टल में वस्तुओं को जमीन से ऊपर तैरने की शक्ति होती है। क्रिस्टल का उपयोग हथियार, कवच और कई अन्य चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। शक्ति 1 मन को अवशोषित कर सकता है और 1000 मन तक संग्रहित कर सकता है।
2. इसकी रैंक के कारण जब कोई कवच या हथियार इस क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया जाता है तो यह उपयोगकर्ता को फौजी की रैंक के आधार पर अतिरिक्त बफर देगा। इस धातु ने आदित्य के लिए बहुत सारे अवसर खोले हैं। वह ऐसे हथियार बना सकता है जो उसके मन को संग्रहित कर सकते हैं। वह ऐसे कवच बना सकता है जो मन को संग्रहित कर सकते हैं और जब उपयोगकर्ता का मन समाप्त हो जाता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आदित्य ने सभी एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर उसने पूरे द्वीप की खोज की ताकि पता चल सके कि क्या उसे और एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से उसे कोई और एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल नहीं मिला। हालांकि इससे पहले कि आदित्य द्वीप छोड़ पाता उसे इस क्षेत्र में किसी के होने का आभास हुआ। आदित्य ने अपनी काली तलवार निकाली और फिर गायब हो गया। 5 सेकंड से भी कम समय में वह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। हाँ, यह उसका डुप्लीकेट वर्जन था। आदित्य के विपरीत जो खुद को ठीक करने में कामयाब रहा, डुप्लीकेट गंभीर रूप से घायल था। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर खून सूख चुका था। वह भी आदित्य को बिना किसी भावना के देख रहा था। सांस, चलो इसे खत्म करते हैं। आदित्य को संदेह था कि जब तक वह इस डुप्लीकेट को मारने में कामयाब हो जाता है तब तक वह और एडम इस दुनिया को छोड़कर जा सकेंगे। चूंकि डुप्लीकेट घायल था इसलिए उसके लिए इस डुप्लीकेट का जीवन समाप्त करना बहुत आसान होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 280 बर्फीले टूटे हुए खंडहर में भित्ति चित्र। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 280 बर्फीले टूटे खंडहर में भित्ति चित्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य और डुप्लीकेट आदित्य के बीच कुछ देर तक लड़ाई हुई। चूंकि डुप्लीकेट आदित्य अभी भी घायल था और ठीक नहीं हुआ था इसलिए आदित्य ने अपनी दूसरी लड़ाई में उसे हरा दिया। वह डुप्लीकेट आदित्य के शरीर पर और भी ज्यादा चोटें पहुंचाने में सफल रहा। हालांकि डुप्लीकेट आदित्य हारने से कोसों दूर था। टकराना। आदित्य के मुक्के ने डुप्लीकेट आदित्य को उड़ा दिया। डुप्लीकेट आदित्य एक तैरते हुए द्वीप पर कुचल दिया गया। हालांकि भले ही डुप्लीकेट आदित्य का शरीर बहुत बुरी हालत में था लेकिन डुप्लीकेट आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। जैसे कि डुप्लीकेट आदित्य को कोई दर्द नहीं था। हर बार डुप्लीकेट आदित्य उठ खड़ा होता और आदित्य से लड़ने के लिए वापस आता। धमाका। जैसे ही डुप्लीकेट आदित्य एक तैरते हुए द्वीप पर गिरा, ड्रैगन सम्राट ने अपनी क्रिम्सन ज्वाला का उपयोग करना शुरू कर दिया। लाल ज्वाला। अपने हाथ की लहर से उसने 20 मीटर बड़ा लाल रंग का ज्वाला तारा बनाया। इससे पहले कि डुप्लीकेट आदित्य बच पाता, हमला उस पर हो गया। बूम। हमले से पूरा छोटा सा तैरता हुआ द्वीप नष्ट हो गया। हालांकि डुप्लीकेट आदित्य अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह नीचे नहीं जा रहा है। डुप्लीकेट आदित्य ने काली तलवार से आदित्य को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके हमले को रोकने के बजाय उसने डुप्लीकेट आदित्य की काली तलवार ही पकड़ ली। टपक टपक। दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन का खून उसकी दाहिनी हथेली से गिर रहा था क्योंकि उसने काली तलवार के दूसरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था। तलवार के नुकीले हिस्से ने उसके मांस को काट दिया था और उसके हाथ से खून बहने लगा था। हालांकि वह उसे छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय उन्होंने डुप्लीकेट आदित्य की ओर देखा और तटस्थ स्वर में कहा, तुम मेरे जैसे दिख सकते हो। तुम्हारे पास वही कौशल हो सकते हैं जो मेरे पास हैं। तुम्हारे पास मेरी ताकत है लेकिन तुम्हारे हथियार में उतनी ताकत नहीं है जितनी मेरी ताकत में है। भले ही तुम्हारा दिमाग मेरे जैसा हो, तुम मेरी तरह विकसित नहीं हो सकते। यही तुम्हारे मेरे डुप्लीकेट होने और मेरे डुप्लीकेट होने के बीच मुख्य अंतर है। तुम हमेशा मेरे डुप्लीकेट रहोगे। तुम कभी भी असली नहीं हो सकते। ये कहते हुए आदित्य ने अपना बायां हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल लिया। बिजली की गति से उसका बायां ड्रैगन का पंजा आदित्य की छाती में घुस गया। भले ही मेरे दिल पर चोट लगी हो, मैं काले दिल की वजह से नहीं मर सकता। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल लाल रंग की ज्वाला का इस्तेमाल करके उसने डुप्लीकेट आदित्य को अंदर से जला दिया। लाल रंग की ज्वाला का इस्तेमाल करके वह डुप्लीकेट आदित्य के काले दिल और उसके दूसरे अंगों को नष्ट करने में सक्षम था। जैसे ही आदित्य ने डुप्लीकेट आदित्य की जान ली, पूरी दुनिया हिलने लगी। आदित्य के इर्द गिर्द दरारें दिखने लगीं, ठीक वैसे ही जैसे भ्रम की दुनिया में होती हैं। दरारें धीरे धीरे बड़ी और बड़ी होती गईं। एडम जो बहुत दूर था, उसने भी ये दरारें देखीं और राहत महसूस की। वह पिछले अनुभव से बता सकता है कि ये दुनिया ढह रही है। जल्द ही वह आदित्य से मिलेगा और उन्हें एक अलग जगह ले जाया जाएगा। जैसे जैसे दरारें धीरे धीरे बढ़ती गईं, आदित्य का पूरा शरीर सफ़ेद रोशनी में चमकने लगा। एडम के साथ भी यही हुआ। अगले ही पल वे दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो गए। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं तो दोनों ने खुद को एक बड़े कमरे में पाया। पिछली बार की तुलना में इस बार लोगों की संख्या लगभग आधी रह गई है। लगभग आधे साधक और साहसी लोग मर चुके हैं और अपने ही प्रतिरूपों से नहीं जीत पाए।
जहां तक दूसरों की बात है, आदित्य और एडम देख सकते हैं कि उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल थे। यहाँ लगभग सभी को किसी न किसी तरह की चोट लगी है। जिन लोगों के पास 4 स्टार या 5 स्टार हीलिंग गोलियां थीं, वे जल्दी से चोटों को ठीक करने में सक्षम थे। केवल कुछ प्रतिशत लोगों के पास वास्तव में 4 स्टार या 5 स्टार हीलिंग गोलियां हैं। गोलियों की कीमत उनके सितारों के साथ बढ़ती है। एक दुष्ट साधक या साहसी व्यक्ति के लिए 4 सितारा गोली बहुत महंगी होती है। जहां तक 5 सितारा गोलियों की बात है, ये बाजार में नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर समय 5 सितारा गोलियां ज़्यादातर नीलामी घर में बेची जाती हैं। वर्तमान में स्टारिन साम्राज्य में केवल कीमिया की देवी ही 5 सितारा गोलियां बनाने में सक्षम थी। जहां तक अन्य कीमियागरों की बात है तो सफलता की दर बहुत कम है। उनके लिए 10 5 सितारा गोलियां भी बना पाना बहुत बड़ी बात है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ बर्फीले टूटे हुए खंडहरों का पता लगाने आया था। मुझे खुद से लड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। दुष्ट साधकों में से एक ने हताशा में चिल्लाया। आदित्य और अन्य लोग उसके शरीर पर चोट के निशान देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह मुश्किल से अपने नकली स्व को हराने में कामयाब रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लगभग एक शिक्षण की तरह लगता है। प्रत्येक दौर के साथ अधिक से अधिक लोग समाप्त हो जाएंगे। जो लोग अंतिम तक जीवित रहने में कामयाब होते हैं, उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और धन मिलेगा, जबकि जो असफल होते हैं वे यहीं मर जाएंगे। महिला दुष्ट साधक ने जो कहा उससे सभी सहमत थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? साहसी लोगों में से एक ने जोर से पूछा। इस बीच आदित्य और कुछ अन्य लोगों का ध्यान दीवारों की ओर गया। किसी ने दीवारों को सादा दिखाने के लिए एक बुनियादी भ्रम का इस्तेमाल किया है। ये भ्रम अपने नीचे कुछ छिपा हुआ लगता है। आदित्य उत्सुकता से एक दीवार के पास चला गया। ये कुछ अन्य लोगों द्वारा देखा गया, जिसमें एडम भी शामिल था, जो आदित्य के पीछे से चल रहा था। आदित्य, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? एडम ने आदित्य के पीछे चलते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया था। ये सुनकर जो लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने बातचीत बंद कर दी और अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया। सभी की निगाहों को अनदेखा करते हुए ड्रैगन सम्राट ने अपनी बाईं हथेली दीवार पर रख दी। फिर आदित्य ने अपने शरीर में मौजूद मानस को नियंत्रित किया। अपनी बाईं हथेली से उसने उसे दीवार पर छोड़ा। अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। दरार। सभी ने तेज आवाज सुनी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। 5 सेकंड की खामोशी के बाद इस बार आवाज और भी साफ हो गई। क्रैक क्रैक। फिर क्या हो रहा है? क्या हमें किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा या क्या? दुष्ट साधकों में से एक ने भयभीत स्वर में पूछा। धमाका। सभी साधकों और साहसी लोगों ने जोर से कांच टूटने की आवाज सुनी। दीवार के पास खड़े साधक और साहसी लोग दीवार से एक कदम दूर चले गए। छिपे हुए सत्य का क्षण आ गया है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उन्होंने दीवार पर एक भित्तिचित्र देखा। सौभाग्य से मैं इसे पहचानने में सक्षम था। आदित्य के पास एक निष्क्रिय कौशल था जो उसे भ्रम को देखने की अनुमति देता था। उसे 5वें क्रम द्वारा डाले गए भ्रम को तोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन चौथे क्रम या निचले क्रम द्वारा डाले गए भ्रम के लिए आदित्य को उन्हें देखने में कोई समस्या नहीं थी। उग्र दृष्टि। 3 स्टार निष्क्रिय कौशल। विवरण। वॉर डांसर, रून सम्राट और क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन की शक्ति को मिलाकर एक विशेष और अद्वितीय प्रकार का कौशल बनाया गया था। इस कौशल को बाद में लूना विजन से फायरी विजन में विकसित किया गया था। होस्ट इस अद्वितीय नेत्र कौशल का संस्थापक है। चूंकि यह कौशल पूरी तरह से निष्क्रिय है, इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए किसी भी मन की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन 1। लूना विजन होस्ट को नाइट विजन देता है। होस्ट अंधेरे में कुछ भी देख सकता है। फंक्शन 2। चंद्र दृष्टि मेजबान को प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं को खोजने देती है जिनकी शक्तियां मेजबान से एक आदेश ऊपर हैं। फंक्शन 3। ये कौशल मेजबान को मन नियंत्रण मंत्रों और पूर्ण भ्रम के खिलाफ 100% प्रतिरोध देता है, जिसका उपयोग उन दुश्मनों द्वारा किया जाता है जिनकी शक्ति मेजबान से एक क्रम अधिक है। लेकिन उच्चतर आदेशों के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी की साधना शक्ति के आधार पर प्रतिरोध प्रतिशत कम हो जाता है। भित्तिचित्र किसी तरह की कहानी को दर्शाते प्रतीत होते हैं। एडम ने भी इस पर ध्यान दिया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने भित्तिचित्रों पर लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया और जो चित्र बनाए गए थे उन्हें समझने की कोशिश की। भित्तिचित्रों में कई जातियों की धुंधली छवियां थीं। उनके चेहरे धुंधले थे और यह पहचानना मुश्किल था कि वे किस जाति के हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाकी सभी लोग ध्यानपूर्वक भित्तिचित्रों को पढ़ने लगे। आदित्य सबसे पहले समझ गया कि भित्तिचित्र पर क्या लिखा है, चूंकि उसे याद है कि एक नज़र में ही वह सब कुछ एक साथ जोड़कर एक कहानी बना सकता था। आदित्य, क्या तुम समझ पाए कि यह भित्तिचित्र हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एडम ने पूछा। एडम के सवाल ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया था। दूसरों ने आदित्य की बात पर ध्यान दिया। उनमें से कुछ ने दिखावा किया कि उन्हें आदित्य की बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका पूरा ध्यान आदित्य पर था। ये कई युगों की कहानी है। आदित्य के ये शब्द कहते ही पूरा इलाका जोर जोर से हिलने लगा, मानो इस जगह पर भूकंप आ गया हो। कुछ लोग तो जमीन पर गिर भी गए, जबकि ज्यादातर लोग खड़े रहने में कामयाब रहे। क्रा, जैसे कि कुछ महसूस हो रहा हो। ड्रैगन सम्राट पूरी तरह से सतर्क हो गया।
आदित्य की आंखें ड्रैगन पुतलियों में बदल गईं, उसकी पुतलियां लाल हो गई थीं और उनमें ऊर्ध्वाधर दरारें पड़ गई थीं। गर्जन, एक जोरदार धमाके से पूरा कमरा हिल गया। अगले ही पल बाहर से किसी चीज ने कमरे की छत पर छेद कर दिया और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। इस छेद से कमरे में रोशनी और सूरज की रोशनी आने लगी। यह क्या बकवास है? आदित्य को छोड़कर सभी का दिल धड़कना बंद हो गया जब उन्होंने छेद से एक लाल आंख को घूरते हुए देखा। आंख का आकार ही सभी को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि यह जीव कितना विशाल है। इस जीव की एक आंख का आकार 20 से भी ज्यादा था। इस जीव के विशाल आकार की कल्पना मात्र से ही आदित्य को छोड़कर सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि आदित्य को दूसरों की तरह डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसकी ड्रैगन प्रवृत्ति यह महसूस करने में सक्षम थी कि ये दुश्मन कितना शक्तिशाली था। यह विशालकाय प्राणी एक बहुत शक्तिशाली शिकारी था। एक दिव्य ड्रैगन के रूप में आदित्य इसे महसूस कर सकता है। ये प्राणी उसके पीछे था। यह उसका वंश चाहता था। यदि प्राणी उसके दिव्य वंश को खा जाता है तो वह और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। अपने एडमेंटाइट डूमब्लेड को बाहर निकालते हुए आदित्य ने काली तलवार में अपना मान भर दिया। काली तलवार एक गहरे लाल रंग की आभा से घिरी हुई थी। आदित्य ने फिर दीवार पर सीधा वार किया। बूम! आदित्य ने हमले में 500 जोर से ज्यादा मैना झोंक दी। सौभाग्य से हमला कामयाब रहा और दीवारें टूट गईं, जिससे बाहर क्या था ये पता चल गया। इस विशाल कमरे के बाहर पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ की मोटी परतें हर जगह पर थीं। ये देखकर आदित्य को यकीन हो गया कि वे किसी दूसरी दुनिया में हैं, क्योंकि जब वह और एडम बर्फीले टूटे हुए खंडहर में दाखिल हुए थे तो सर्दी खत्म होने वाली थी। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी, लेकिन वहां बहुत ठंड थी। आदित्य को भी हल्की ठंड लग रही थी। हालांकि वह एक फायर ड्रैगन था और माना जाता है कि ठंड के तापमान के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना आदित्य ने अपने निष्क्रिय कौशल को सक्रिय कर दिया। आदित्य ने तूफान का आह्वान किया। डिंग! स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है। मेजबान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 जोर बढ़ गई है। तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। डिंग! आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 जोर चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग! आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 जोर ताकत प्राप्त कर ली है। डिंग! आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश को सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 जोर मैना का उपभोग करके आपने 200 जोर चपलता अंक प्राप्त किए हैं। फिर उसने वॉटसन को पकड़ लिया और कमरे से बाहर भाग गया, इससे पहले कि वह विशालकाय जीव पूरे कमरे को कुचल दे। लेकिन जब आदित्य कमरे से बाहर गया तब उसे इस जीव का असली आकार दिखाई दिया। एक पल के लिए आदित्य भी अपनी आंखों के सामने इस विशालकाय राक्षस को देखकर डर गया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।